ओके, सो थर्ड यूनिट आर्ट एजुकेशन पेपर में फर्स्ट है आपका डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ विजुअल एंड परफॉर्मिंग आर्ट। ओके, देन टीचिंग एज एन आर्ट। अच्छा, टीचिंग एज एन आर्ट मतलब आपको टीचिंग के बारे में लिखना है, और टीचिंग एज एन आर्ट आपको लर्निंग टीचिंग में पढ़ाया है, इसलिए सोचो नोट्स क्यों नहीं दिया। तो लर्निंग टीचिंग पेपर में ऑलरेडी मैंने टीचिंग एज एन आर्ट एंड टीचिंग एज ए साइंस आपको पढ़ाया था, तो आपको टीचिंग के बारे में लिखना है। इट्स ए शॉर्ट क्वेश्चन अगेन। सो यहाँ पे आपको लिखना है टीचिंग क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय टीचिंग। टीचिंग के डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। टीचिंग इज अ ट्राइपोलर प्रोसेस, फेस टू फेस इंटरेक्शन प्रोसेस। It is both, that is it is a combination of both, that means science as well as arts, and it is based on skills। ये जो सारे पॉइंट्स हमने टीचिंग के पढ़े थे वो लिखना है। देन टीचिंग एज एन आर्ट थोड़ा सा आपको मेंशन करना है, दैट्स इट। ये शॉर्ट क्वेश्चन था तो वहां से कर लेना। अभी डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ विजुअल एंड परफॉर्मिंग आर्ट पढ़ेंगे। उसके बाद ड्रामा एज ए फॉर्म ऑफ टीचिंग है, एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ लोकल आर्ट फॉर्म्स एंड देयर इंटीग्रेशन टू टीचिंग लर्निंग। ठीक है, आज का टारगेट है कि आपका 3.1 3.3 कंप्लीट हो जाए पूरा, एंड 3.4 हो सके तो स्टार्ट कर लें, और उसके बाद इवैल्यूएशन रहेगा स्ट्रैटेजीज का। तो यहाँ पे हार्डली 3 to 4 डेज और चाहिए हमें। फिफ्थ यूनिट में देख सकते हो 5.1 एंड 5.2 को मैंने एट ए टाइम आपको बोला था कंपैरिजन के फॉर्म में पढ़ना, यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं। आर्ट इन क्राफ्ट करना, क्राफ्ट इन आर्ट करना, एंड अगर कहीं पे ये क्वेश्चन और बड़ा करने के लिए आपको चाहिए तो इम्पोर्टेंस जो 1.5 इक्वल्स टू 2.4 लिखा गया था, 1.5 आपको पढ़ाया है इम्पोर्टेंस ऑफ आर्ट, उसको पूरा लिख सकते हो। फिर आपका है ट्रेडिशनल क्राफ्ट, 5.3 5.4 में लोकल क्राफ्ट एंड SUPW का प्लेस, इंडियन फेस्टिवल। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। पढ़ सकते हो, ठीक है। राइट अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ विजुअल एंड परफॉर्मिंग आर्ट। विजुअल एंड परफॉर्मिंग आर्ट दोनों लिखना है, या कहीं पे भी अगर विजुअल आर्ट भी गिवन हो तो उसमें परफॉर्मिंग आर्ट भी आता है। और यहाँ पे आपको विजुअल आर्ट ऑन द बेसिस ऑफ हिस्ट्री ऐसा स्टार्ट करके पूरा लिखना है। देख सकते हैं कितना है रिप्रेजेंटेशन आर्ट। 3 टाइप्स के आर्ट है, आर्ट को लिखेंगे पहले। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ विजुअल आर्ट जैसे ड्राइंग हो गया, पेंटिंग हो गया, फिर प्रिंट मेकिंग, फोटोग्राफी, देन फिल्म मेकिंग, कंप्यूटर आर्ट, प्लास्टिक आर्ट, स्कल्पचर, परफॉर्मिंग आर्ट, बैलेट, फिर आपके आगे सर्कस, मैजिक, माइम, म्यूजिक, डांस एंड डांस फॉर्म्स, ओपेरा, ड्रामा, थिएटर, पपेट्री, रिचुअल्स। ठीक है, यहाँ तक आपके हैं पहले तो। फिर उसके बाद ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिया गया है, फाइन आर्ट, डेकोरेटिव आर्ट एंड अप्लाइड आर्ट, थोड़ा सा लिखवाया गया। मतलब आपको पूरा पोर्शन आर्ट के जो भी हैं, इवन आप चाहो तो इसको फर्स्ट यूनिट में भी लिख सकते हो। फर्स्ट यूनिट में आपका जो पोर्शन रहता है ना टाइप्स ऑफ आर्ट, तो उसमें भी आप लिख सकते हैं, और ये आपका थर्ड यूनिट का फर्स्ट क्वेश्चन में भी आएगा। तो लेट्स स्टार्ट, क्योंकि ये हर बार जो इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है ना, लॉन्ग क्वेश्चंस में से एक है, बिकॉज इस पेपर में लॉन्ग क्वेश्चंस कम है। जैसे कि हो गया SUPW एक शॉर्ट क्वेश्चन है, इंडियन फेस्टिवल्स के ऊपर एक लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, या फिर आपका ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स को लेके, ये आपका डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो विजुअल आर्ट्स है ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है। यूनिट 1 से आपका रसा प्रिंसिपल और उसके साथ इंडियन आर्ट मिला के एक लॉन्ग क्वेश्चन है। ऐसे गिनोगे तो हार्डली 5 से 6 लॉन्ग क्वेश्चन हैं इस पेपर में। बाकी सब आधा तो शॉर्ट क्वेश्चन इसी के बीच है, और इसी के अंदर है, और उसके बाद छोटा छोटा शॉर्ट क्वेश्चन बाहर है। तो राइट अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ विजुअल आर्ट। क्या है टाइप्स ऑफ विजुअल आर्ट ऑन द बेसिस ऑफ हिस्ट्री? देखो, तो देयर आर 3 बेसिक टाइप्स ऑफ विजुअल आर्ट। देयर आर 3 बेसिक टाइप्स ऑफ विजुअल आर्ट। Number 1, representational art. Number 2, abstract art. Number 3, non-objective art. 3 टाइप के आर्ट हैं, रिप्रेजेंटेशनल आर्ट, एब्स्ट्रैक्ट आर्ट एंड नॉन ऑब्जेक्टिव आर्ट। अभी हम लोग पहले चलते हैं रिप्रेजेंटेशनल आर्ट। सो इट एम्स टू रिप्रेजेंट एक्चुअल ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट्स फ्रॉम रियलिटी। आप रियलिटी में जो चीज़ें देखते हो और रियल में जो चीज़ें आपके सामने दिख रही हैं, जो प्रेजेंट है, उसको अगर आप रिप्रेजेंट करते हो कोई भी ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट को, तो उसे हम रिप्रेजेंटेशनल आर्ट बोलेंगे। एग्जाम्पल जैसे पेंटिंग, ड्राइंग, स्कल्पचर, कैलीग्राफी। तो ये जो पेंटिंग, ड्राइंग, स्कल्पचर, कैलीग्राफी, आउट ऑफ 3 आर्ट्स दिस वन इज वेरी ओल्ड। मतलब दिस वन, ये जो है दिस वन नहीं होगा, दिस वन होगा। दिस वन इज वेरी ओल्ड, ये आपका बहुत पुराना आर्ट है। दिस वन इज वेरी ओल्ड। ठीक है, ये रिप्रेजेंटेशनल आर्ट सबसे पुराना आर्ट फॉर्म्स है। फिर देखो एब्स्ट्रैक्ट आर्ट किसको बोलते हैं? तो एब्स्ट्रैक्ट आर्ट होता है कि इट इज वेरी न्यू
अभी का बहुत ही न्यू कंसेप्ट है, वेरी न्यू कंसेप्ट। नॉन ट्रेडिशनल है, ट्रेडिशनल बिल्कुल नहीं है, मतलब पुराना तो बिल्कुल नहीं है, मॉडर्न है, पूरा मॉडर्न आर्ट है। एंड इट इज डिराइव फ्रॉम रियलिटी, ये भी रियलिटी के ही ऊपर बेस करता है, रियल सब्जेक्ट्स को लेके चला है, रियलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। एंड यूजेस ओनली लाइन्स, कलर्स एंड डिफरेंट शेप टू प्रोजेक्ट द सब्जेक्ट। जो इसका मूल विषय है और जो इसका मेन पार्ट है उसको ये प्रेजेंट करता है, लाइन्स, जो भी आपके लाइंस खींचते हैं उसके थ्रू, कलर्स का इस्तेमाल करके और डिफरेंट शेप साइज का इस्तेमाल करके। नॉन ऑब्जेक्टिव आर्ट क्या है? तो नॉन ऑब्जेक्टिव आर्ट, इट इज नॉट बेस्ड ऑन रियलिटी, ये कोई रियलिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करता, रियल चीजों के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। इट इज क्रिएटेड प्योरली फॉर एस्थेटिक रीजन, मतलब सुंदर दिखने के लिए जो भी चीज बना वो आपका नॉन ऑब्जेक्टिव आर्ट है। इसमें कुछ रियल थॉट्स नहीं चाहिए, रियलाइजेशन ऑफ रियल ट्रूथ भी नहीं चाहिए, जो आपके माइंड पे आए कि घर को सुंदर करना है तो मैं कुछ भी करके कर सकता हूँ, मैं कोई भी चीज बनाऊँ सुंदर दिखना चाहिए, तो दैट इज अ नॉन ऑब्जेक्टिव आर्ट। ठीक है, अब देखो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ विजुअल आर्ट। तो पहला है आपका ड्राइंग। ड्राइंग इज ए मीन्स ऑफ, दैट इज, हम बोल सकते हैं मेकिंग एन इमेज यूजिंग वेरियस टूल्स एंड टेक्निक। ड्राइंग, हम एक इमेज को बनाते हैं बाय यूजिंग वेरियस टूल्स एंड टेक्निक, बहुत सारे टूल्स एंड टेक्निक का इस्तेमाल करके हम ड्राइंग बनाते हैं, मतलब एक इमेज और पिक्चर्स को ड्रॉ करते हैं। तो इसमें जो टूल्स का इस्तेमाल होता है ये पूरा आपके बुक से ही लिखा गया है, ठीक है, ये पूरा आपके बुक से लिखा गया। बुक में आई थिंक 15-16 पेज का आंसर है, मतलब गिवन है, उसमें से ये कुछ लिखा गया है। एग्जाम में अगर बोलोगे कि मैम इतना बड़ा हो जाए, तो एग्जाम में देखना 8 to 9 पेज का है, उसमें से भी एग्जाम में कुछ तो और भी मिसिंग हो जाएंगे, ठीक है, तो इतना पोर्शन कर लेना। तो ड्राइंग में हम बोल रहे हैं कि ड्राइंग इज ए मेकिंग ऑफ एन इमेज, एक इमेज बनाना है यूजिंग वेरियस टूल्स एंड टेक्निक, बहुत टाइप के बन सकते हैं बहुत सारी चीजों का इस्तेमाल करके। टूल्स जो यूज हो रहे हैं जैसे ग्राफाइट पेंसिल चाहिए, पेन और इंक, ड्रेसेस, क्रेयॉन्स, चारकोल्स, मार्कर्स एटसेट्रा, और भी बहुत सारी चीजें हो सकते हैं। टेक्निक्स में हम क्या यूज करते हैं, जैसे ब्लेंडिंग, कलर ब्लेंड कर सकते हैं, स्क्रिबलिंग, कोई भी डिजाइन्स बना सकते हैं, स्टिपलिंग, तो ऐसे छोटे छोटे ब्लॉक प्रिंट्स कर सकते हो, ब्लॉक डिजाइन्स कर सकते हो, लाइन ड्राइंग। इट इज वेरी फेमस फ्रॉम केव प्रेजेंटेशन, मतलब वो जो केव के ऊपर जो प्रिंट्स होते हैं और डिजाइन बनाए जाते हैं ना, वहां से ये बहुत फेमस हुआ था। केव प्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट एनिमल्स, ऑब्जेक्ट्स इन फ्रांस एंड स्पेन, कहाँ पे फेमस ज्यादा हुआ था, जो ये गुफाओं के ऊपर और उसके शरीर पे, मतलब जो पहाड़ों के ऊपर बनाए जाते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ एनिमल्स बनाए गए, कुछ ऑब्जेक्ट्स के प्रिंट बनाए गए, तो ये फ्रांस एंड स्पेन में ज्यादा हुआ था और वहां से ये फेमस था। पेंटिंग देखो, इट इज अबाउट पुटिंग कलर, हम जैसे कलर पेंट करेंगे, ठीक है, पुटिंग कलर ऑन कैनवस और ऑन वॉल्स, दीवार पे बनाना है, दीवार ही आपका कैनवस जैसा होगा, या फिर आप नॉर्मल जो पेपर कैनवस और मोटे मोटे बाइंडिंग पेपर्स होते हैं उसका कैनवस बना के भी बहुत लोग पेंट करते हैं, आर्टिस्ट लोग। पेंटर्स यहाँ पे एक्सप्रेस करते हैं उनके आइडियाज को थ्रू ए मिनिएचर ऑफ कलर, सॉरी मिक्सचर ऑफ कलर। तो यहाँ पे जो पेंटर होते हैं वो कलर मिक्स करके डिफरेंट ब्रशेस स्ट्रोक से, मतलब कोई स्ट्रेट लाइन, कोई सर्कल, डिफरेंट वेज से ब्रश को मूव करवा के एक प्रेजेंटेशन देते हैं। पेंटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट आर्ट इन यूरोप, पेंटिंग बहुत ही फेमस था यूरोप में एंड बेल्जियम एंड हॉलैंड में, मतलब उस पीरियड में। ड्यूरिंग 19th सेंचुरी, जब 19th सेंचुरी आया, न्यू स्टाइल्स ऑफ ड्राइंग आर्ट स्टार्टेड टू स्प्रेड, बहुत सारे न्यू स्टाइल्स आए ड्राइंग आर्ट्स के जो कि स्प्रेड होने लगे। इन 20th सेंचुरी, पिकासो एक बहुत बड़े आर्टिस्ट है मान सकते हो, उन्होंने क्यूबिज्म स्टार्ट किया, मतलब क्यूब का डिफरेंट स्ट्रक्चर, ऐसा ऐसा प्रिंट आपने देखा होगा, बहुत जगह पे देखा होगा, डिफरेंट ब्लॉक्स बनाए जाते हैं और रिपीट करके कुछ बनाया जाता है, कलर ब्लेंड्स भी किए जाते हैं। तो क्यूबिज्म के थ्रू ऐसे पेंटिंग्स उन्होंने 20th सेंचुरी, 28, दैट इज 28, नॉट 28, ये नहीं है, ठीक है, 20th सेंचुरी, ठीक है, तो 20th सेंचुरी, 20th बोला जाता है, ठीक है, 20 का 20th करेक्ट कर रही हूँ, बार बार बोल रही हूँ, करेक्ट कर लेना, ठीक है, हो जाता है कभी कभार गलती लिखने में। 20th सेंचुरी में पिकासो ने पहली बार क्रिएट किया क्यूबिज्म को। फिर आते थर्ड, प्रिंट मेकिंग, ब्लॉक पेंटिंग, प्रिंट मेकिंग। देखना प्रिंट के लिए ना कुछ ब्लॉक, वुडन ब्लॉक्स बनाए जाते हैं और उसको फिर वुडकट्स को डिजाइन जो है उसके ऊपर आ गया है, क्योंकि उस पर हमने छोटा छोटा खुदाई करके कुछ कुछ डिजाइन दे दिया, जैसे फ्लावर डिजाइन दे दिया, ऐसा एक वुडन ब्लॉक लेंगे और उसमें हमने खुदाई करके, जैसे सोचो ऐसा कुछ
प्रिंट बना दिया, ऐसा कुछ भी प्रिंट बना दिया और उसको रख दिया, फिर कलर पे डिप किया एंड कहीं पे भी छापना शुरू किया। सो दैट इज द प्रिंट मेकिंग। प्रिंट मेकिंग इज एन आर्ट, प्रिंट मेकिंग भी एक तरह का आर्ट है, इज एन आर्ट, एंड दैट इज मेड बाय कवरिंग ए प्लेट विथ इंक। एक प्लेट ले लो जिसमें बहुत सारा इंक ले लो एंड प्रेसिंग इट ऑन द सर्फेस ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट। कोई एक ऑब्जेक्ट पकड़ो और उसको उसके अंदर डुबो दो, अच्छे से प्रेस कर दो, एंड उसके बाद आप कहीं पे भी उसको अगर छापोगे प्रिंट हो जाएगा। टुडे प्रिंट्स आर क्रिएटेड बाय वुड और मेटल ब्लॉक। आज के समय पे प्रिंट को बनाए जाते हैं वुड और मेटल ब्लॉक से। मेटल के डिजाइन बना के ब्लॉक बनाए जाएंगे, उस पर भी बना सकते हैं। इट इज वेरी पॉपुलर इन मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया में बहुत फेमस थे, इजिप्ट में, चाइना में बहुत फेमस था। एग्जाम्पल्स ऑफ टेक्निक, इसमें क्या क्या टेक्निक यूज हो रहे हैं, जैसे वुड कट, लिथनोग्राफी, एनग्रेविंग, स्क्रीन प्रिंटिंग। जैसे स्क्रीन प्रिंटिंग होता है आपके डिफरेंट टाइप ऑफ प्लास्टिक अपीयरेंस के लिए, और स्क्रीन के ऊपर या फिर बोटल्स के ऊपर डिजाइन बनाते हैं, वेस्ट के ऊपर डिजाइन बनाते हैं, वो सारे। अब आता है नेक्स्ट फोटोग्राफी। फोटोग्राफी क्या है ना, फोटोग्राफी इज that is making pictures by using light and passes through the lens of a camera and capture a film। ठीक है, फोटोग्राफी इज मेकिंग पिक्चर्स, हम अच्छे अच्छे पिक्चर्स बनाएंगे by using light, बिकॉज लाइट अगर कोई ऑब्जेक्ट के ऊपर ना पड़े तो हमारा इमेज क्रिएट नहीं होगा, एंड लेंस के ऊपर भी पड़ना चाहिए ताकि लेंस के थ्रू जब लाइट पास करे उस ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होके तो हम फोटो को क्लिक कर सकते हैं, और कैमरा के थ्रू क्लिक करेंगे एंड कैप्चर ए फिल्म, फिल्म को कैप्चर करेंगे। इन एनालॉग फोटोग्राफी लाइट वाज रिकॉर्डेड ऑन टू ए फिल्म। देखो एनालॉग फोटोग्राफी बहुत पहले यूज होता था, जहाँ पे एक ही चीज के ऊपर हम फोकस करके पिक्चर क्लिक करते थे और उसको फिर केमिकल्स में डुबो के उसका रील निकालते थे या फिर फोटो निकालते थे जिससे हम फोटो को देख सकते थे। तो बहुत बड़ा प्रोसेस था उस समय पे। फोटोग्राफी इज वन काइंड ऑफ ड्राइंग विथ लाइट। हम लोग बोल सकते हैं फोटोग्राफी एक तरह का, मतलब एक तरह का ड्राइंग ही है जहाँ पे लाइट का इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है। बाई यूजिंग द लाइट, where the light is used to be color, लाइट जहाँ पे आप बोल सकते हो लाइट कलर ही है, और स्टाइलस इज यूज टू क्रिएट ड्रॉ। ठीक है, और स्टाइलस को यूज करते हैं, स्टाइलिश नहीं, स्टाइलस लिखने के लिए यूज होता है। तो यहाँ पे हम एडिटिंग वगैरह के करने के लिए और अच्छे से जो क्लिक हुआ है उसको पोर्ट्रे करने के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं, एंड ड्राइंग को हम क्रिएट करते हैं। तो इट इज कॉल्ड फोटोग्राफी बिकॉज लाइट का इस्तेमाल होता है कोई भी पिक्चर को और इमेज को बनाने में। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। फिल्म मेकिंग। फिल्म मेकिंग क्या है, इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव। ऑब्वियस एक फिल्म बनाना है तो बहुत ही कॉस्टली पड़ता है, कॉम्प्लिकेटेड आर्ट है, क्योंकि इसमें सबसे पहला होता है स्क्रिप्ट राइटिंग, फिर होता है कास्टिंग, कौन से लोग होंगे उसको कास्ट करना, फिर आता है आपका एडिटिंग, कैसे फिल्म सीक्वेंस को एडिट करेंगे, सीक्वेंसिंग बिफोर रिप्रेजेंटेशन, मतलब रिप्रेजेंट करने से पहले ही हमें देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, इमेजिन करना पड़ेगा कि ऐसे लोग अगर काम करेंगे, इस तरह से एक्टिंग करेंगे तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, तो वो रिप्रेजेंटेशन। फिर आता है आपका फिल्म मेकिंग इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग मोशन पिक्चर, बिकॉज फिल्म में जितने भी लोग होते हैं वो रियल होते हैं और वो मूव करते हुए एक्टिंग करते हैं, इसलिए इसको मोशन पिक्चर्स बोलते हैं। बेस्ड ऑन मेनी ड्रामेटिक सिचुएशंस एंड इमेजिनेशन, ये मोशन पिक्चर्स मूव करते हैं, बातचीत करते हैं, तो वो हमारे इमेजिनेशंस के अकॉर्डिंग एंड कुछ कुछ ड्रामेटिक सिचुएशन और रियलिटी बेस्ड एक्टिंग होता है। ठीक है, फिर आगे चलते हैं, दैट इज कंप्यूटर आर्ट। सो इट इज आर्ट प्रोड्यूस बाय कंप्यूटर, मतलब इस टाइप के आर्ट में आप कोई भी पेंटिंग या ड्राइंग को प्रोड्यूस करते हो आपके कंप्यूटर के थ्रू, जैसे इमेज, साउंड, एनिमेशन, वीडियो गेम्स, कोलाज मेकिंग, बहुत सारे पिक्चर्स को लेके एक साथ जोड़ देना, कोलाज मेकिंग हो गया। कंप्यूटर्स ऑल्सो यूज्ड डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ फोटोग्राफी, बहुत तरह के फोटोग्राफी के स्टाइल्स वो अपनाते हैं, एंड वेरियस एडिटिंग सॉफ्टवेयर्स, बहुत सारे डिफरेंट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर्स का भी इस्तेमाल होता है टू क्रिएट डिजिटल पिक्चर एंड फिल्म सीक्वेंस। डिजिटल पिक्चर्स एंड फिल्म सीक्वेंस को बनाने के लिए ज़्यादातर सॉफ्टवेयर्स का इस्तेमाल वो करते हैं। प्लास्टिक आर्ट क्या है ना, प्लास्टिक आर्ट इन्वॉल्व्स फिजिकल मैनिपुलेशन। प्लास्टिक आर्ट जो है वो फिजिकल मैनिपुलेशन को यूज करते हैं, जस्ट लाइक ऑफ डिफरेंट मोल्डिंग टू फॉर्म द प्लास्टिक अपीयरेंस। तो वो डिफरेंट काइंड ऑफ मोल्ड्स का यूज कर सकते हैं, डिजाइन का, ताकि ऐसा कुछ बनाए जिससे प्लास्टिक अपीयरेंस आ जाए। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे आप चाय के कप देखो, कॉफी मग, तो वो सबका अपीयरेंस सोचो, उसके ऊपर कोई प्लास्टिक नहीं लगा है बट अपीयरेंस में वो प्लास्टिक जैसा दिखता है।
तो सेरामिक्स हो गए, स्कल्पचर हो गए, कोई स्टैचू वगैरह जब बनाया जाता है तो इस ढांचे में बनाया जाता है तो वो अपीयरेंस देता है बहुत ही शाइनी और बहुत ही ज़्यादा मतलब चिकना रहता है, तो उस अकॉर्डिंग वो प्लास्टिक अपीयरेंस देता है, तो प्लास्टिक आर्ट बोलते हैं। अब आते हैं स्कल्पचर पे। तो स्कल्पचर इज ए 3D आर्ट। स्कल्पचर एक टाइप के 3D आर्ट होते हैं जहाँ पे हम डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टैचूज वगैरह बनाते हैं, और जैसे ग्रेट पर्सनालिटीज का, डिफरेंट एनिमल्स का, एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट अचीवमेंट्स, एंड कोई पर्सन का कुछ अचीवमेंट्स को शो करने के लिए भी हम स्कल्पचर बनाते हैं। कॉमनली वी यूज, हम लोग कॉमनली यूज करते हैं मार्बल्स। हम मार्बल्स का इस्तेमाल करते हैं, रॉक का इस्तेमाल करते हैं, क्ले, मेटल, ग्लास एंड वुड का इस्तेमाल करते हैं। ये आपका विजुअल आर्ट हुआ। परफॉर्मिंग आर्ट देखो, तो परफॉर्मिंग आर्ट क्या है ना? परफॉर्मिंग आर्ट आर आर्ट फॉर्म इन विच आर्टिस्ट यूज देयर वॉइसेस एंड मूवमेंट्स ऑफ देयर बॉडीज। परफॉर्मिंग आर्ट बोल रहा है ना, तो आप परफॉर्मेंस देने के लिए आइदर अपने हाथ, पैर और बॉडी को मूव करोगे या फिर म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बजा सकते हो और सिंगिंग कर सकते हो। तो उसमें आपके बॉडी मूवमेंट्स एंड बहुत सारे आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन लगते हैं जिसके थ्रू आप चीज़ों को कन्वे कर सको और समझा सको कुछ आपके पॉइंट ऑफ व्यू को। बैलेट क्या होता है? बैलेट एक टाइप के डांस फॉर्म है, परफॉर्मेंस है, जहाँ पे जो देखना ऐसा कुछ बनाए जाते हैं डॉल वगैरह। मैं अभी ना कार्टून में ही बना रही हूँ आपको शो करने के लिए। तो ऐसा कुछ पहनते हैं और ऐसे डांस करते हैं, जैसे पूरे बॉडी में ऐसा कुछ ऐसे पहन के रहते हैं, ठीक है, और वो अपने टिप टो पे चलते हैं, ऐसा करके डांस करेंगे तो वो अपने टिप टो पे चलेंगे, ठीक है। सो ऐसे करके वो राउंड लेते हैं, तो बैलेट डांस हम बोल सकते हैं। और डिजाइन भी होते हैं, ऐसा हाथ ऊपर करके भी करते हैं, तो जितना हो पाए ड्राइंग के थ्रू मैंने आपको बता दिया। सो बैलेट में आपके टिप पोर्शन, जो आपके पैरों के टिप पोर्शंस हैं, आपके प्रेशर ज़्यादा पड़ता है, टो को ऊपर उठाना रहता है और टिप को प्रेशर डालना पड़ता है, उसके ऊपर बैलेंस करके खड़े होके आप डांस दिखाते हो। तो ये इटालियन कोड्स हैं। तो उस समय पे ये इटालियन मतलब इटालिक जो है आपका इटाली 15th सेंचुरी में वहाँ पे ये डेवलप्ड हुआ था, और उसका कंसर्ट हुआ। सबसे पहला जो कंसर्ट चल रहा था जिसका वो आर्ट फॉर्म्स था वो इटाली का, एंड वो पास हो रहा था, वो था फ्रांस एंड रशिया में। सो अगेन nowadays ballet has been taught in various schools around the world। बैलेट को सिखाया भी जा रहा है जो लोग इंटरेस्टेड है उन बच्चों को। फिर हम लोग चलते हैं सर्कस में। CIRCUS सर्कस, CER नहीं CIR, सर्कस में चलेंगे। तो सर्कस स्केल्स आर ग्रुप ऑफ परफॉर्मेंसेस परफॉर्म्ड बाय मेनी ट्रेन्ड आर्टिस्ट। सर्कस सब कोई नहीं दिखा सकता, तो कुछ आर्टिस्ट हैं जो बहुत ज़्यादा ट्रेंड होने के बाद ही उसे परफॉर्म करते हैं। एग्जाम्पल जैसे साइड शो, ठीक है, रोड शो, म्यूजिक हॉल शो एट्सेट्रा में सर्कस किया जाता है बड़े बड़े जगह पे। मैजिक इज ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट। ये और एक टाइप का परफॉर्मिंग आर्ट है। इट यूजेस वेरियस ट्राइक्स, मतलब नॉर्मल मैजिक शो, रिचुअल मैजिक, पैरानॉर्मल एक्टिविटी, बहुत पैटर्न्स के होते हैं, तो वेरियस ट्राइक्स के हैं। इट इज वन काइंड ऑफ इल्यूजन क्रिएटेड बाय मैजिशियंस। आपके जो मैजिक दिखाते हैं मैजिशियंस हैं और इल्यूनिशनिस्ट, तो जो आपके सामने ही रह के कुछ ऐसा करते हैं और आपको लगे कि वो सच कुछ कर रहा है, उसको सच में कुछ आता है, तो उसको मैजिशियन बोलते हैं। माइम क्या है? माइम और माइम आर्टिस्ट जो होते हैं ना, आइदर अपने फेस को ऐसा देखना, उनका मैं अभी फेस तो नहीं बना सकती, तो फेस ऐसा कुछ फेस रहेगा, और वो क्या करते हैं आइदर व्हाइट पेंट कर देंगे और ब्लैक पेंट कर देंगे और उसके ऊपर एक टाइप का कुछ भी पहन लेंगे, स्माइल करते रहेंगे या फिर सैड रहेंगे और आंखों से आंसू आ सकते हैं, तो इस टाइप का एक्सप्रेशन से ही वो सबको कुछ बताना चाहेंगे। वो अपना वॉइस का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो विदाउट यूज ऑफ स्पीच, बाय यूजिंग स्टोरी विद बॉडी, वो शोइंग स्टोरी विद बॉडी होता है, फेस मास्क, एक्सप्रेशन के थ्रू बताएंगे, बट स्पीच बोल नहीं सकते। म्यूजिक में क्या है? गाना गाना है। सो हम वेरियस फॉर्म्स के म्यूजिक जानते हैं, और ये यूनिवर्सल परफॉर्मिंग आर्ट है जो पूरे यूनिवर्स में ही चलता है, और गाना गाना सबके लिए एक तरह का है। सो इन एवरी सोसाइटी एंड ट्रांसफरेबल आर्ट्स ऑफ कल्चर, तो ये परफॉर्म करता है डिफरेंट आर्ट फॉर्म्स को एवरी सोसाइटी के लिए, एंड ट्रांसफरेबल करता है आर्ट्स एंड कल्चर को। चलो अब आगे चलते हैं।
इट मे बी रिचुअलिस्टिक सॉन्ग। पता है मतलब जब फेस्टिवल होता है तो फेस्टिवल का गाना, जैसे रिचुअल्स मैरिज हो गए और किसी का देहांत हो गया, डेथ हो गया, तो उस समय पे भी अलग अलग टाइप के गाने रहते हैं। किसी का बर्थडे है तो अलग होता है, कभी पूजा अर्चना होता है तो वहाँ पे अलग होता है। तो ये इसका मतलब है अपने 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 कल्चर्स को शो करने के लिए और ट्रांसफर करने के लिए उनके रिचुअल्स को, आइडियाज को इसे इस्तेमाल किया जाता है। ओकेजनली म्यूजिक ऑफ वेरियस टाइप्स, ओकेजनली अगर देखा जाए तो म्यूजिक बहुत टाइप्स के होते हैं। इफ ऑन द बेसिस ऑफ मैरिज, मैरिज के बेसिस पे, फ्यूनरल्स और समाधि और श्राद्ध के बेसिस पे, और एनी टाइप ऑफ इमेजिनेशन, इमिटेशन, फेस्टिविटीज के बेसिस पे ये हो सकता है। टाइप्स ऑफ म्यूजिक, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ म्यूजिक। आपके बुक में कर्नाटिक म्यूजिक भी लिया गया है, तो आपको नहीं लिखना है, आपको बस 3 टाइप का लिखना है। क्लासिकल म्यूजिक, रीजनल म्यूजिक, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक। क्लासिकल म्यूजिक सबसे पुराना, रीजनल अपने अपने जगह में जो म्यूजिक चलता है। इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक मतलब यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट बजाना सीखना पड़ेगा। फिर आता है डांस, तो इट इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स, ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स है और सिंपल भी है। ऑर्डर डिस्क्रिप्शन है, मतलब यहाँ पे बॉडी मूवमेंट्स जो भी करोगे ऑर्डर के फॉर्म में करोगे, अपने बॉडी को उतना रेडी करना पड़ता है रिदम्स के साथ एक्सप्रेस करने के लिए, डिफरेंट सेंटिमेंट्स को, इमोशंस को, इम्पॉर्टेंट रहता है। डांस फॉर्म्स जो होते हैं बहुत तरह का है, ओडिसी, भरतनाट्यम, कथक, कुचिपुड़ी, मणिपुरी एट्सेट्रा, बहुत टाइप का है। अब देखो ओपेरा क्या है ना। ओपेरा इज ए फॉर्म ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट वेयर द म्यूजिशियन, नॉट मैजिशियन, म्यूजिशियन एंड सिंगर्स परफॉर्म ए ड्रामेटिक वर्क। मतलब एक ड्रामा के ऊपर और ड्रामेटिक वर्क के ऊपर जितने भी म्यूजिशियन एंड सिंगर्स हैं वो मिलके उसे रिप्रेजेंट करके गाने के थ्रू बताता है। ठीक है। इन 21st सेंचुरी दीज आर कॉल्ड लाइव कंसर्ट्स। इन्हीं आज के समय पे इसी को, ओपेरा को, हम लोग लाइव कंसर्ट भी बोल सकते हैं। और ये जो ओपेरा ओरिजिनेटेड हुआ ये 16th सेंचुरी में ऑपरेट हुआ, मतलब स्टार्ट हुआ था, एंड पॉपुलैरिटी मिला यूरोप में पहले। ठीक है। तो यहाँ पे ड्रामा है, इसके बाद तो ड्रामा और भी है, बहुत सारा है, देख लो पहले। ठीक है। रिचुअल्स, रिचुअल्स तक पढ़ना है, रिचुअल्स तक पढ़ना है। ठीक है। और 2 पेज है, क्या हम इतना तो ड्रामा रेफर्स टू द एक्सप्रेसिव रिप्रेजेंटेशन ऑफ परफॉर्मेंसेस। ऑब्वियस, ड्रामा में क्या होता है ना, एक्सप्रेशंस बहुत शो करते हैं, तो ये एक्सप्रेसिव रिप्रेजेंटेशन है, आपके परफॉर्मेंस का एक्सप्रेसिव रिप्रेजेंटेशन है, एक्सप्रेशन के साथ बताना। ड्रामा वर्ड ओरिजिनेटेड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड ड्राओ। ये जो ड्रामा वर्ड है ये ओरिजिनेट हुआ है कहाँ से, ग्रीक वर्ड ड्राओ से हुआ है, विच मीन्स एक्शन। ड्राओ, बार बार बोल रही हूँ, DRAO, DRAO, ड्राओ। ये ड्राओ वर्ड आया है आपका ग्रीक वर्ड से, इसका मतलब होता है एक्शन, एक्शन। सो ड्रामा कभी भी अकेले कर सकते हो क्या? हाँ मैम हो सकता है, हाँ उसे हम मोनो एक्टिंग बोलेंगे, बट कंटिन्यूअसली हम नहीं कर सकते। अगर कोई एक मूवी स्टोरी बताना है, कोई रोल को प्ले करके दिखाना है, एक रोल है या 2 रोल है तो एक पर्सन कर सकता है, बट अगर 10-15 रोल है और जहाँ पे एक ही पर्सन सब करे तो मिक्सअप हो जाएगा, तो वहाँ पे ड्रामा का इस्तेमाल हम ज़्यादा करते हैं। ठीक है। जहाँ पे हम कोलैबोरेटिव प्रोडक्शन करते हैं, मतलब एक साथ मिलके हम प्रोड्यूस करते हैं और वहाँ पे एक्टर्स जो भी हैं वो बिफोर ऑडियंस चीज़ों को बताते हैं, टेक्स्ट जो भी लिखा गया है रियलिटी में प्रेजेंट करते हैं वो अपने एक्टिंग के थ्रू, ड्रामा के थ्रू। थिएटर, इट इज वन काइंड ऑफ ड्रामा, ये भी एक टाइप ऑफ ड्रामा ही है, इन विच एक्टर्स रिप्रेजेंट्स आइडियाज ऑफ द सोसाइटी इन ए नेचुरल वे बाय यूजिंग एक्टिंग, डायलॉग, पोएट्री एंड म्यूजिक, बाय यूजिंग एक्टिंग, डायलॉग, पोएट्री एंड म्यूजिक। तो यहाँ पे थिएटर जो हम लोग मेंशन करते हैं, थिएटर इट इज़ वन काइंड ऑफ ड्रामा इन विच एक्टर्स रिप्रेजेंट्स आइडियाज ऑफ सोसाइटी। थिएटर में एक टाइप का ड्रामा ही है जहाँ पे एक्टर्स सोसाइटी के जो पॉइंट ऑफ व्यूज है उसको बताता है एक्टिंग के थ्रू, डायलॉग के थ्रू, पोएट्री और म्यूजिक भी इस्तेमाल हो सकता है। ठीक है। पपेट्री में आता है नहीं, इट हैज़ बीन, बोल सकते हैं, सक्सेसफुली यूज टू मोटिवेट इमोशनली एंड फिजिकली मेंटल एंड हैंडीकैप्ड, मेंटली एंड मतलब हैंडीकैप जो बच्चे होते हैं ना, जो कि मेंटली एंड फिजिकली बहुत डिफिकल्टी फेस कर रहे हैं, उसमें कुछ कुछ प्रॉब्लम है, तो उन बच्चों के लिए पपेट्री स्टार्ट हुआ था, कौंढई नाच और कौंढई नाचा, दैट इज कॉल्ड पपेट्री। ठीक है। वो पपेट्री स्टार्ट हुआ था जो कि जो बच्चे वीक हैं, जो बच्चे फिजिकली अनफिट है और फिजिकली नॉट एबल टू मूव प्रॉपरली, नॉट एबल टू डूइंग सम थिंग्स जस्ट लाइक नॉर्मल पर्सन्स, और मेंटली नॉट फिट,
तो उन लोगों के लिए ये पपेट्री स्टार्ट हुआ था, जहाँ पे उनको हम अपने साथ कम्युनिकेशन करने के लिए हेल्प कर सके। ठीक है। द आर्ट ऑफ ऑपरेटिंग पपेट्स, पपेट्स मतलब डॉल। तो ये जो आर्ट है जिसके थ्रू हम पपेट्स को मूव करवा सकते हैं, टिपिकली आइदर बाय स्ट्रिंग्स, कुछ तार होंगे और थ्रेड्स होंगे, उसके थ्रू हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं अपने हाथों को मूव करवा के। फिर नेक्स्ट देखो, थ्रू पपेट्री वी कैन शो एंशियंट लिटरेचर एंड डिफरेंट कम्युनिकेटिंग क्रिएटिव एक्सप्रेशन। थ्रू पपेट्री, पपेट्री के थ्रू हम शो कर सकते हैं एंशियंट लिटरेचर, हमारा एंशियंट जो पुराना लिटरेचर है, और डिफरेंट कम्युनिकेटिंग क्रिएटिव एक्सप्रेशन है, जो हम बातें करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, तो उतना एक्सप्रेशन को हम शो कर सकते हैं अपने पपेट शो के थ्रू। जैसे कि इसमें पपेट डिफरेंट काइंड के हो सकते हैं, जैसे आपके स्ट्रिंग पपेट, शैडो पपेट, ठीक है, रॉड पपेट एंड ग्लव्स पपेट। ग्लव्स और ग्लोब जो बोलते हो, स्पेलिंग सबका ना आप लोग मिक्स कर देते हो, दैट इज कॉल्ड ग्लव्स एक्चुअली, GLOVES, ग्लव्स, हाथों में पहनते हो ग्लव्स पपेट। तो अब देखो आगे, रिचुअल्स। रिचुअल्स क्या है? इट इज इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ परफॉर्मेंस। गांव में होते हैं ना, और इधर भी होते हैं रिचुअल्स, मैरिज के टाइम पे भी होते हैं, या फिर कोई ब्लैक मैजिक करता है तो उसके टाइम पे भी होते हैं, कुछ पूजा पाठ करते हो घर पे छोटा मोटा, तो ये एक तरह का नियम मान लेना। तो ये क्या होता है, मरीना आब्रामोविक एक पर्सन है, लेडी है, उन्होंने पहली बार इसको इस्तेमाल किया था अपने काम को और आगे अच्छा करने के लिए। मतलब ना, अगर कोई नियम मानते हो, उसे मान के काम करने जाना, तो उस नियम का जो पावर है और शक्ति है आपके अंदर आते जाएंगे। बट अगर ये नेगेटिव कोई रिचुअल्स हो गया तो किसी का भी जीवन पे भी आ सकता है। ठीक है, यहाँ तक है। बोलोगे मैम ये थोड़ा एक्स्ट्रा है ना, तो ये तो पढ़े भी थे फर्स्ट क्लास में, फर्स्ट क्लास का जो आर्ट के पॉइंट्स थे वहाँ पे पढ़े थे, और ये पोर्शन भी दूसरा है, आर्ट एज ए मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, कल पढ़ाया था। सो ये 3.1। ड्रामा क्या है? व्हाट इज ड्रामा? ना, ड्रामा इज ए स्पेसिफिक मोड ऑफ फिक्शन रिप्रेजेंटेड इन परफॉर्मेंस। ड्रामा एक टाइप का फिक्शनल रिप्रेजेंटेशन होता है, जहाँ पे आप अपना बॉडी, माइंड, म्यूजिक सब कुछ इंटीग्रेट करके इंटरप्रेट करते हो, परफॉर्मेंस पे डालते हो। इसको हम कंसिडर्ड एज ए जेनरे बोल सकते हैं। जेनरे क्या होता है? तो जनरली जो स्पेसिफिक पॉइंट्स पे डिटेल्सली बताया जाता है विद ड्रामा और एक्टिंग के थ्रू, उसको जेनरे बोलते हैं। जेनरे ऑफ पोएट्री, मतलब पोएट जो पोएट्री में लिखा है उसको हम प्रेजेंटेशनल फॉर्म में यहाँ पे देते हैं। एंड द ड्रामेटिक मोड हैज बीन कॉन्ट्रास्टेड विद द एपिक एंड लिरिकल मोड एवर। सो बहुत सारे ड्रामा में क्या होता है पता है? ड्रामा एंड थिएटर के अंदर कुछ कुछ डिफरेंस होता है, और ड्रामा एंड फिल्म के अंदर बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं, क्योंकि ड्रामा में लाइव परफॉर्मेंस होते हैं, और लाइव परफॉर्मेंस के साथ साथ बहुत सारे कलरफुल लाइट्स, म्यूजिक पूरे रियल बेसिस पे यूज किया जाता है, जो कि आपके फिल्म में उसको बहुत ज़्यादा मॉडिफाई और एडिटिंग का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे नो एडिटिंग। तो जनरली ये कॉन्ट्रास्टेड फॉर्म में कोई पॉइंट को, एपिक को और लिरिकल मोड्स को बताया जाता है। ठीक है, ये कौन से पीरियड से आया हुआ था ना? सिंस एरिस्टोटल पोएटिक बीसी पीरियड जो था 335 का, उस पीरियड से है। मतलब ये ड्रामेटिक थ्योरी वहां से आया है, ड्रामा का जो थ्योरी है वहां से आया है, एरिस्टोटल पोएटिक पॉइंट से आया है। द टर्म ड्रामा, ये एक आपके वर्ड है जो ड्राउ से था, ग्रीक वर्ड ड्राउ, एंड ड्राउ का मतलब था एक्शन, विच इज डिराइव्ड फ्रॉम आई डू। एक्शन कौन करता है? हम करते हैं। तो वी आर रियल आर्टिस्ट एक्चुअली, बिकॉज वी ऑल्सो शो आवर एक्टिंग बिफोर द ऑडियंस, सोसाइटल ऑडियंस, जो सोसाइटी के सामने भी हम एक्टिंग करते हैं। द टू मास्क एसोसिएटेड विद द ड्रामा, दो टाइप के मास्क हैं जो कि एसोसिएटेड है ड्रामा के साथ, एक होता है कॉमेडी, एक होता है ट्रेजिडी। कॉमेडी में आप हंसाते हो, हंसते हो, और ट्रेजिडी में कोई चीज़ें ऐसे हो गए जिसके थ्रू आप अमेज हो सकते हो, रो सकते हो, सारे टाइप के। दे आर सिंबल्स ऑफ एंशियंट ग्रीक म्यूजिस। बहुत सारे टाइप्स बोल रही हूँ अभी ड्रामा का। म्यूज, थालिया, मेलपोमीन, बहुत पैटर्न्स के बोला गया। थालिया वॉज म्यूज ऑफ कॉमेडी, मतलब ये थालिया में क्या करते पता है? फेस को लाफिंग फेस जैसा क्रिएट करके हंसाते हैं सबको। वाइल मेलोपोमिन में क्या करते हैं ना? मेलोपोमिन वीपिंग फेस है, मतलब रोने वाला फेस, करके जो मैंने फेस बनाया था, रोने वाला फेस, उसको मेलोपिन बोलते हैं, मेलोपोमिन बोलते हैं। इसको थालिया, उसको मेलोपोमिन बोलते हैं। थालिया क्या बोला गया? कॉमेडी और लाफिंग फेस। मेलोपोमिन म्यूज ऑफ ट्रेजिडी फेस और वीपिंग फेस। ये ड्रामा और ये प्ले, ये जो प्ले होता है, इज ए पीस ऑफ राइटिंग दैट इज प्रेजेंटेड
ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली थ्रू डायलॉग, तो ये डायलॉग के थ्रू प्रेजेंट किया जाता है। लाइक ए शॉर्ट स्टोरी, यहाँ पे शॉर्ट स्टोरी के थ्रू हम बताते हैं, और नोवेल इट हैज ए सेटिंग, कैरेक्टर्स, प्लॉट्स एंड इवन सिंबॉलिज्म। तो इसमें कुछ सेटिंग होते हैं, कैरेक्टर्स होते हैं, और इसमें कुछ प्लॉट्स, इवन सिंबल्स का भी इस्तेमाल करते हैं। हाउएवर द वे इन व्हिच दे आर प्रेजेंटेड टू द ऑडियंस, जिस प्रकार से इसको प्रेजेंट किया जाता है बिफोर द ऑडियंस is different, because unlike a short story or novel, the play is meant to be performed in front of audience, not read. देखो, जब हम लोग किताबें पढ़ते हैं तो उसको हम पढ़ते हैं तो उतना डर नहीं लगता, बट जब उसको प्ले करके दिखाते हो तो इट्स ए डिफरेंट थिंग, राइट। फिर आया क्या, एक फ्रेमवर्क बना ड्रामा के लिए, उसका नाम था सेक्स फ्रेमवर्क। दैट इज द स्पेलिंग इज डिफरेंट, सेक्स नॉट SEX, उसको कंफ्यूज मत करना और गलत मत लिख के आना, गलत लिखोगे और मार्क करेगा। SACS, सेक्स, ठीक है। द सेक्स फ्रेमवर्क डिफाइंस ड्रामा एज द इनैक्टमेंट ऑफ रियल एंड इमेजिन्ड इवेंट। देखो, ड्रामा में क्या होता है, कुछ चीजों को रियल में प्रेजेंट किया जाता है जो हमने दिमाग में सोचा है। मैंने सोचा इस रोल को ऐसे प्ले करना है, मेरे दिमाग में उस रोल का इमेजिनेशन है, उसको मैंने रियल पॉइंट पे प्रेजेंट किया थ्रू रोल प्ले, playmaking, performance, and enabling individuals and groups to explore, shape, and represent ideas, feelings, and their consequences in symbolic और dramatic form। तो यहाँ पे बहुत सारे ड्रामेटिक फॉर्म में बहुत सारे रिप्रेजेंट को, फीलिंग्स का रिप्रेजेंटेशन, आइडियाज का रिप्रेजेंटेशन, सिंबॉलिक कॉन्सिक्वेंसेस, और उसका जो बोल सकते हैं हम क्या बोलते हैं, फल, एक चीज का फल क्या होगा, रिजल्ट क्या होगा, उसको हम शो करते हैं, ठीक है। फिर आगे चलो, बुक से ही आ गया। ड्रामा टीचिंग टेक्निक कितने टाइप्स का है ना, देयर आर मेनी मेथड्स फॉर टीचिंग ड्रामा। ईच स्ट्रैटेजी इन्वॉल्व्स वेराइंग लेवल्स ऑफ स्टूडेंट पार्टिसिपेशन। मतलब ड्रामा में, ड्रामा टीचिंग जब होता है, जब आप बच्चों को पढ़ाते हो ड्रामा के थ्रू, तो वहाँ पे ईच लेवल में ना डिफरेंट काइंड ऑफ ड्रामा का मेथड्स यूज कर सकते हैं, बट बच्चों के पार्टिसिपेशन के ऊपर डिपेंड करता है। पहला तो जैसे ड्रामा गेम्स, तो ड्रामा गेम्स कैसा है देखेंगे। ओके, एनी प्रॉब्लम, ओके, ड्रामा गेम्स है। फिर कोरल स्पीकिंग, कोरल स्पीकिंग क्या होता है पता है, कोरस, कोरस, कोरस सुने हो, एक पर्सन गाना गाता है, उसके साथ साथी होते हैं बहुत सारे, गाना गाने में हेल्प करते हैं, तो गायक दल बोलते हैं, उड़िया में लिखा गया है। टैब्लिक्स क्या होता है, टैब्लिक्स होता है जो ऐतिहासिक घटनाएं हैं, जो हिस्टोरिक मूवमेंट्स और हिस्टोरिक इवेंट्स हैं, उसको बताने के लिए यूज किया जाता है। इम्प्रोवाइजेशन, जैसे इम्प्रूव कैसे करोगे और आप में चेंजेस कैसे आएंगे, उसके लिए कैसे ड्रामा का इस्तेमाल करें। एंड रोल प्लेइंग, चलो एक एक को मैं बताती हूँ। ड्रामा गेम्स देखो, फिर कोरल स्पीकिंग, टैब्लिक्स, फिर यहाँ पे इम्प्रोवाइजेशन, रोल प्लेइंग थोड़ा सा। फिर इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स ऑफ ड्रामा, एक अगर देखो तो हमने जो जो लिखा था आर्ट में, सेल्फ कॉन्फिडेंस, इमेजिनेशन, एम्पैथी, कोऑपरेशन, कंसंट्रेशन, कम्युनिकेशन स्किल, फन, इमोशनल आउटलेट, फिजिकल फिटनेस, फिर मेमोरी, एप्रिसिएशन ऑफ आर्ट्स, द इम्पोर्टेंस ऑफ ड्रामा एंड परफॉर्मेंस, आर्ट एजुकेशन, अगर इतना भी लिख देते हैं, 8 पेज दिया गया ना, वहां तक भी एनफ है। किसी को अगर वो अच्छा नहीं लगा तो ये पॉइंट्स भी आपके लिए गिवन है, ठीक है। सेम चीज है, कोई एक लिख सकते हो, मैंने एक्स्ट्रा दे दिया है, जिसको जैसा ठीक लगे वो करने के लिए। चलो पहले पढ़ लेते हैं, इसको कंप्लीट करते हैं। तो पहला आता है आपका ड्रामा गेम्स, ठीक है। आपका ड्रामा गेम्स क्या है, ड्रामा गेम्स एक्टिविटीज और एक्सरसाइजेस आर ऑफन यूज्ड टू इंट्रोड्यूस स्टूडेंट टू ड्रामा। मतलब अगर बच्चों को कुछ चीजें सिखानी है, कुछ प्रोग्राम्स, एक्सरसाइज, एक्टिविटीज के थ्रू बताना है, तो ड्रामा गेम्स का यूज करते हैं। जेन्युइनली ड्रामा के साथ बच्चों को एसोसिएट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। दीज एक्टिविटीज टेंड टू बी लेस इंट्रूसिव एंड आर हाईली पार्टिसिपेटिव। मतलब क्या होता है ना, बच्चों को यहाँ पे हम रोक टोक बिल्कुल नहीं करते हैं, बच्चों का पार्टिसिपेशन ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है यहाँ पे। So there are several books that have been written on using drama games. बहुत सारे किताबें हैं, बुक्स हैं जिसको हम लिखते हैं on using drama games, ड्रामा का यूज करके, that can serve as excellent resources for anyone, जिसको हम रिसोर्सेस के नाते यूज कर सकते हैं, for anyone wanting to incorporate drama games into their work. बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेस हैं जिसका इस्तेमाल करके बच्चों को ड्रामा गेम्स के थ्रू काम में हम लगा सकते हैं, जो कि बच्चे गेम के थ्रू उसको यूज करेंगे और प्लस उसमें जो है उसको सीखते हुए आगे जाएंगे। कोरल स्पीकिंग ना, कोरल ड्रामाटाइजेशन, ये एक टाइप का ड्रामाटाइजेशन है। जैसे मान लो स्टूडेंट बहुत जोर से पढ़ रहा है, ठीक है, तो ऐसा हो गया कि एक
बुक का हमने पूरा यूनिट पढ़ने के लिए बोला। यूनिट में ऐसे कुछ कुछ पोर्शंस है, सोच लो दिस इज द फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट। एक एक टीम बना दिया गया कोरल स्पीकिंग में। अभी हमने क्या किया, फर्स्ट पार्ट को बोला कि अरुण तुम ये फर्स्ट पार्ट पढ़ोगे, सेकंड पार्ट जैसे सुमी हो गया या सोमा वो सेकंड पार्ट पढ़ेगी, रीना थर्ड पार्ट पढ़ेगी, लास्ट रवि फोर्थ पार्ट पढ़ेगा। तो ऐसा है कोरल स्पीकिंग हमारे नॉर्मली ड्रामा एज टीचिंग में, टीचिंग के थ्रू ऐसा हम बच्चों को सिखा सकते हैं। ईच ग्रुप मेंबर पढ़ेंगे। कोरल ड्रामेटाइजेशन कैन यूज, कोरल ड्रामेटाइजेशन में टेक्स्ट का इस्तेमाल होता है, सच है जैसे राइम्स, पोएट्री, पिक्चर बुक्स, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पे जब स्टूडेंट्स पढ़ेंगे तो अपना वॉइस, साउंड, जेस्चर का इस्तेमाल करेंगे, मूवमेंट करते हुए पढ़ेंगे। टैबलिक्स अभी बताया आपको, जैसे हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू बताना है उसी पे फोकस करके अपने बॉडी लैंग्वेज से, फेशियल एक्सप्रेशन से। तो जैसे हम नहीं बोलते हैं एक स्टोरी सुना रहे, तो स्टोरी में ऐसे नॉर्मल स्टोरी सुना, एक राजा था, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, खत्म हो गया, ऐसा ना बोल के पता है एक देश में एक राजा था, बहुत साल से शासन कर रहा था, जो एक्टिंग आता है ना उसको हम टैबलिक्स बोलेंगे। ऐसा जो बोलना रहता है एक्सप्रेशन के साथ, वॉइस का मॉड्यूलेशन के साथ, बॉडी मूवमेंट्स के साथ, इसको टैबलिक्स बोलते हैं। टैबलिक्स इन्वॉल्व स्टूडेंट्स क्रिएटिंग विजुअल पिक्चर। तो टैबलिक्स की वजह से क्या होता है पता है, हम लोग जब बच्चों को इतना एक्सप्रेशन के साथ बोलते हैं तो बच्चों के माइंड में इमेजिनेशन चलता है, रियल इमेज वाला, सच में एक राजा होगा, उसके दो रानियां होंगी, उसका महल ऐसा होगा, उसके पास घोड़ा होगा, तो उसके माइंड में उसका विजुअल पिक्चर चलता होगा, ठीक है, और वो रिलेट करते हुए सारे पॉइंट जो इंपॉर्टेंट की पॉइंट से जोड़ते हुए चलता होगा। टैबलिक्स एट फ्रोजन सीन्स, मतलब जो पहले घट गया उसको फ्रोजन बोलते हैं, क्योंकि वो जमा है, अभी तक उसको हम फेंक नहीं सकते, वो है हमारे साथ। एंड यूजुअली इन्वॉल्व्स एटलीस्ट 3 लेवल्स, ये 3 लेवल पे जोड़ा रहता है। कौन से 3 लेवल्स हैं, जैसे फोकल पॉइंट, फोकस किस पॉइंट पे है बच्चों का रहेगा, फेशियल एक्सप्रेशन एंड बॉडी लैंग्वेज, ठीक है, इन सब का इस्तेमाल करके बच्चे दूसरों बच्चों के सामने बताएगा। इम्प्रोवाइजेशन, इम्प्रोवाइजेशन एक प्रैक्टिस है जहां पे हम अपना एक्टिंग, रिएक्टिंग, मेकिंग और क्रिएटिंग, कोई भी चीज बना रहे हो उसको अच्छा कर सकते हो, कोई चीज को एक्टिंग करके दिखा रहे हो, रिएक्ट कर रहे हो, एक्सप्रेशन अच्छा कर सकते हो। जैसा आपका इमीडिएट एनवायरमेंट होगा, जिस एनवायरमेंट पे आप काम कर रहे हो उसी के अकॉर्डिंग आपका एक्सप्रेशन, इंप्रेशन सब चेंज होता है। जैसे कि इम्प्रोवाइजेशन का मतलब क्या है, इम्प्रोवाइजेशन कैन बी ए ग्रेट इंट्रोडक्शन टू रोल प्लेइंग, ये एक टाइप का रोल प्लेइंग है। स्टूडेंट फोकस ऑन पोजीशन, किस टाइप का पोजीशन में वो काम कर रहे हैं, एक्सप्रेशन क्या होगा, क्रिएटिविटी कैसे देंगे, और इसको बोलते हैं ना इम्प्रॉम्प्टू स्किट्स। स्किट्स मतलब होता है एक लिखावट जिसको दे के एक्टिंग करना पड़ता है, इम्प्रॉम्प्टू स्किट्स जो कुछ समय के लिए आपके क्रिएटिविटी को दिखाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। रोल प्लेइंग, रोल प्लेइंग अलाउज स्टूडेंट्स टू प्ले ए कैरेक्टर, रोल प्ले हेल्प करता है कि स्टूडेंट्स इमेजिनरी सिचुएशन में भी इमेजिनेशन जो कैरेक्टर दिया गया है उसके साथ रोल प्ले करें। प्लेइंग रियल लाइफ, रियल लाइफ में जो प्लेइंग करेगा और इमेजिनरी जो कैरेक्टर है, वैरायटी ऑफ कॉन्टेक्स्ट के ऊपर और लिखावट के ऊपर, उसके ऊपर ही रोल प्ले करना रहता है। रोल प्ले कैन बी यूज थ्रू आउट मेनी एरियाज ऑफ द करिकुलम, ये करिकुलम का बहुत से एरियाज में यूज होते हैं, स्पेशली हिस्ट्री एंड लैंग्वेज आर्ट्स टू सपोर्ट एंड स्ट्रेंथन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंसेप्ट। हिस्ट्री में, लैंग्वेज आर्ट्स में, जहाँ पे लैंग्वेज सिखाना रहता है उस सब में हम इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा करते हैं कंटेंट को समझने के लिए। तो अभी बस ये वाला पॉइंट लिखना है, इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स ऑफ ड्रामा, 1 2 3 4, बस 4 पेज तक, ये वाला मत लिखना। इंपॉर्टेंस ऑफ ड्रामा एंड परफॉर्मेंसेस परफॉर्मिंग आर्ट्स इन एजुकेशन नहीं चाहिए आपको, ये 10-11 पॉइंट है, आपके बुक से ही लिखे गए, ये 11 पॉइंट लिख देना, ठीक है। 11 में से 8 पॉइंट भी लिख दोगे तो एनफ है, एक्सप्लेन करके लिखना। और एक चीज बता दूं, अगर अच्छे से पढ़ोगे ना तो 8 में जो 11 पॉइंट्स थे वही पॉइंट्स हैं, ठीक है, वही पॉइंट्स हैं, सेम है। सो देयर इज ए लॉट एस्टैब्लिश्ड रिसर्च अबाउट पॉजिटिव इन्फ्लुएंसेस ऑफ ड्रामा, बोला गया कि बहुत सारे एस्टैब्लिश्ड हुए हैं रिसर्च जो कि ड्रामा से जुड़े हुए हैं, ड्रामा का प्रभाव को बताते हैं, पॉजिटिव प्रभाव को। थिएटर और परफॉर्मिंग आर्ट्स के बारे में बताते हैं, जो स्पेशली यंग पर्सन्स उसे इस्तेमाल करते हैं। द बेनिफिट्स आर फिजिकल, आपके जो बेनिफिट्स हैं वो फिजिकल हो सकते हैं, इमोशनल हो सकते हैं, सोशल हो सकते हैं, एंड दे हेल्प टू डेवलप ए हेल्दी एप्रिसिएशन ऑफ कल्चर, और ये आपको हेल्प करते हैं हेल्दी एप्रिसिएशन, मतलब अगर आप कोई चीज में अच्छा कर रहे हो तो आपको उस चीज को आगे बढ़ाने के लिए हेल्प करते हैं, जैसे आपका कल्चर एंड आर्ट्स को। ड्रामा हेल्प करता है पर्सन्स के सेल्फ कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने के लिए।
सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। क्या है सेल्फ कॉन्फिडेंस ना? एस्पेक्ट्स ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट, जो कि हम परफॉर्म करके दिखाते हैं, स्पेशली इम्प्रोवाइजेशन होता है, जिसके थ्रू ये यंग पीपल को बहुत हेल्पफुल होता है चीजों को समझने के लिए, अंडरस्टैंड हाउ टू अप्रोच सिचुएशन, मतलब कोई एक सिचुएशन है उसमें कैसे काम करना है। थिंक आउटसाइड द बॉक्स, बॉक्स के बाहर सोचना, मतलब जानते हो आपके दिमाग में जितना नॉलेज है एक सिचुएशन के लिए, उस सिचुएशन को और दूसरे प्रकार में सोचना, आपके आइडिया से भी अलग कुछ सोचना, वो होता है आउट ऑफ द बॉक्स, मतलब पूरा अपने जोन से हटके दूसरों के नजरियों से भी देख के सोचना। बी मोर कॉन्फिडेंट गोइंग इनटू अनफेमिलियर सिचुएशन। देखो, ज्यादा से ज्यादा कॉन्फिडेंट होना अनफेमिलियर सिचुएशंस में, जो सिचुएशंस आपके पास है, जो सिचुएशन आपको लग रहा है कि मैं ये सिचुएशन को पहले कभी हैंडल नहीं की हूं, तो ऐसे सिचुएशन आएगा तो कैसे करेंगे। स्टूडेंट्स लर्न टू ट्रस्ट देयर आइडियाज, यहाँ पे बच्चे ट्रस्ट करते हैं, लर्न करते हैं कि कैसे आइडियाज के ऊपर ट्रस्ट किया जाए, अपना एबिलिटीज को बढ़ाया जाए, कॉन्फिडेंस गेन किया जाए फ्रॉम लर्निंग परफॉर्मिंग आर्ट स्किल्स, और उसे हम अपने स्कूल करियर लाइफ में इस्तेमाल करें। इमेजिनेशन, बच्चा भी इमेजिनेशन करना सीखेगा। बीइंग क्रिएटिव एंड लर्निंग टू मेक क्रिएटिव चॉइस, देखो आप क्रिएटिव हो, उसके साथ आपको और भी चॉइसेस दिए जाएंगे कि तुम सीखो भी और ज्यादा क्रिएटिव बनो, तो आपका बेटर थिंकिंग होगा, आप अपना आइडियाज अच्छे से लगाओगे, अपना व्यू पॉइंट को चेंज कर पाओगे, इवन इफ न्यू वे से सोचोगे। आइंस्टाइन ने बोला इमेजिनेशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन नॉलेज। समझ में आया? कोई पर्सन अगर इमेजिन किए बिना नॉलेज को गेन कर रहा है तो उसका नॉलेज का कोई इस्तेमाल नहीं होगा। वो सिर्फ नॉलेज ले रहा है बट उसको इस्तेमाल ही नहीं कर रहा है। तो इमेजिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप बिना इमेजिन किए कोई एक सिचुएशन में चले जाओ, प्रेडिक्शंस बहुत जरूरी है। हर बार हम सोचे कि हमें फायदा मिलेगा, ये नहीं हो सकता। कभी कभी होता है कि आप हार भी जाओ उस सिचुएशन में, तो प्रेडिक्शन करना सीखो, 100% देना सीखो, उसके बाद क्लेम करो कि ऐसा हुआ। तो आपको ये सीखना पड़ेगा। एम्पैथी, अंडरस्टैंडिंग कैरेक्टर्स, आपके रोल, दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू, दूसरों के पार्ट्स, जो भी वो प्ले कर रहे हैं, अगर आप डिफरेंट सिचुएशन में उसको प्ले करते हो, डिफरेंट बैकग्राउंड, डिफरेंट कल्चर्स में, तो ऑब्वियस है ये आपको कैपेसिटी दे रहा है कि आप डिफरेंट सिचुएशंस को भी टॉलरेट कर सकते हैं, डिफरेंट सिचुएशंस को टॉलरेट कर सकते हैं। ठीक है, मैंने बोला ना आपको डिफरेंट काइंड ऑफ स्टूडेंट्स मिलेंगे। ठीक है, सो आप क्लास में गए, बच्चों को पढ़ाओगे, बच्चों के सामने इंप्रेशंस कैसे जमाओगे, कैसे उनको बाउंड करोगे कि वो आपका बात माने, किस टाइप का एक्टिंग करोगे कि उनको लगे कि यू आर वेरी क्लोज टू दैम। ठीक है, आप कितने क्लोज हो उनके साथ, किस टाइप के बातों को टॉलरेट करना है। समझो, एज ए टीचर यू हैव टू टॉलरेट मैनी थिंग्स। आप वहां पे कंपैरिजन कुछ भी नहीं कर सकते, किसी को नहीं बोल सकते कि तुमको कुछ नहीं आएगा तो मैं नहीं पढ़ाऊंगा। एज ए टीचर यू हैव टू डू। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें हमें सीखना पड़ता है। कोऑपरेशन, तो जैसे थिएटर हो गया या फिर हम फिल्म में कर रहे हैं काम, तो कोऑपरेशन चाहिए, कोऑपरेटिवली जितने भी प्लेयर्स हैं जो प्ले कर रहे हैं वहां पे एक्टिंग कर रहे हैं, तो चाहिए। इन मेनी केसेस द क्वालिटी ऑफ एनी परफॉर्मेंस, पता है, एक जैसे एक्टिंग चल रहा है, एक सीरियल चल रहा है और वेब सीरीज चल रही है या फिल्म चल रहा है, वहां पे एक पर्सन दूसरे पर्सन के ऊपर डिपेंडेंट होगा। अगर नहीं हुआ तो एक्चुअल जो परफॉर्मेंस का मतलब है, जो परफॉर्मेंस बताना चाहता है, वो प्रेजेंट नहीं होगा। कंबाइनिंग द क्रिएटिव आइडियाज एंड एबिलिटीज, आप अपने क्रिएटिव आइडियाज को भी और प्लस आपके पास जितना क्षमता है एबिलिटीज को भी, सबको जोड़ने के बाद आप पार्टिसिपेंट्स रिक्वायर करते हैं बेस्ट आउटकम, मतलब इसको जोड़ के जब प्रेजेंट करते हो तो रिजल्ट बहुत ही अच्छा होना चाहिए, ये हमारा डिमांड रहता है। दिस रिक्वायर्स ऑल दोज टेकिंग पार्ट टू एंगेज इन डिस्कशंस, ये रिक्वायर करता है कि जो भी लोग काम करे वो डिस्कशन करे, फीडबैक दे, रिहर्सिंग करे, प्रैक्टिस, रिहर्स मतलब प्रैक्टिस, एंड परफॉर्मेंस को अच्छा करे। फिर आता है कॉन्सेंट्रेशन, प्लेइंग, प्रैक्टिसिंग एंड परफॉर्मिंग। 3P का नाम बोला, प्लेइंग, प्रैक्टिसिंग एंड परफॉर्मिंग। ये जो 3 चीज है ये डेवलप करता है आपके एबिलिटी एंड स्किल्स को, ताकि आप फोकस कर सके बॉडी, माइंड एंड वॉइस को। कम्युनिकेशन स्किल्स, ऑब्वियस है जब आप ड्रामा कर रहे हो, थिएटर और परफॉर्मिंग आर्ट में है, सो ये दोनों पे काम करता है, आपके वॉइस को भी अच्छा करता है तो वर्बल, एंड आपके जेस्चर और बॉडी मूवमेंट्स को भी अच्छा करता है तो नॉन वर्बल, दोनों वे से कम्युनिकेट करता है। बट इट इज वर्थ स्टेटिंग दैट, ये एक वैल्यूएबल स्टेटिंग है, देखो, दिस बेनिफिट्स यंग पीपल थ्रू देयर लाइफ, ये यंग लोगों को अपने पूरे लाइफ में बहुत हेल्प करता है। इट इम्प्रूव्स वोकल प्रोजेक्शन,
आप कहाँ पे जोर से बात करोगे, कहाँ पे धीरे बात करोगे, उसको वोकल प्रोजेक्शंस बोलते हैं। आर्टिकुलेशन, बातों को जोड़ के बोलना है या तोड़ के बोलना है, किसी को समझाना है तो मीनिंगफुल बोलना है कि ऐसे ही बोलना है। टोन ऑफ स्पीच, तो बहुत लोगों को लगता है ना कि टोन जो होता है वो बहुत काम का नहीं है, बेकार है। Actually, tone is very much effective process because with your tone you can express anything before the audience very easily. And after that also, when you talk in the classroom, if the classroom is full, that means up to 60 or 100 student, 200 students, so you need your vocal skills are very good or enough for the classroom, otherwise you may suffer. आप सफर कर सकते हो, वहां पे आपको बोलना पड़ेगा, बहुत ही ज्यादा मुंह खोल के पूरा बात करने पड़ेंगे और ऐसा बोलना पड़ेगा कि क्लास में जितने लोग हैं सबको सुनाई पड़े। ठीक है। प्लस जब आप बात कर रहे हो तो वॉइस मॉड्यूलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी जोर बात करो, किसी वर्ड पे फोकस ज्यादा करना है तो बार बार रिपीट करके बोलो, कहीं पे लिंक अप करना है तो वैसा बोलो। तो दैट इज कॉल्ड आर्टिकुलेशन, टोन ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, एंड इंपॉर्टेंटली इज ऑल्सो डेवलप लिसनिंग एंड ऑब्जर्वेशन स्किल। सिर्फ बात करने से नहीं होगा, सुनना भी पड़ेगा, प्लस ऑब्जर्व भी करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि अदर और क्या क्या स्किल्स का यूज कर सकते हैं। फिर देखो फन, ड्रामा ब्रिंग्स एलिमेंट्स ऑफ प्ले। ये जो ड्रामा है ये आपके लाइफ में बहुत सारे एलिमेंट्स ऑफ प्ले को लेके आता है, मतलब खेलते हुए पढ़ना और एक्टिंग करते हुए आगे चलना। तो आपका सेंस ऑफ ह्यूमर, लाफ्टर टू दोज टेकिंग पार्ट, जो लोग काम कर रहे हैं तो उनका फन मत बनाओ, हंसी मजाक मत उड़ाओ, उनको मोटिवेट करो, एंड जैसे इतना मोटिवेट करोगे उनका स्ट्रेस लेवल कम हो जाए। इमोशनल आउटलेट, सोचो हम एक्टिंग, ड्रामा, गेम्स सबके थ्रू एक्सप्रेस ऐसे करेंगे ये रेंज ऑफ इमोशंस को जो कि एनकरेज करे कि आपके अंडरस्टैंडिंग लेवल को, आपके फीलिंग्स को, आपके एक्सपीरियंस को, एग्रेशन एंड टेंशंस जो है आपके अंदर वो निकल जाए और आप सेफ कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में ग्रो करें, एंड अलाउइंग फॉर ए पीरियड ऑफ रिफ्लेक्शन आफ्टरवर्ड्स। अब देखो फिजिकल फिटनेस, जितना आप एक काम में ना खुद को एंगेज करते हो, परफॉर्म करते हो, परफॉर्मेंस देते हो, वो चाहे मोस्ट पैसिव परफॉर्मेंस क्यों ना हो, पैसिव बोल रहे हो, एक्टिव भी नहीं, अगर फिर भी आप हमेशा करते रह रहे हो ना, फिर भी आपका डेवलपमेंट हो रहा है। मेनी परफॉर्मिंग आर्ट्स एक्सरसाइजेस जैसे हैं, मतलब उसमें आपको हाथ पैर हिला के बहुत कुछ बोलना पड़ता है, तो ये आपके फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव करता है, कोऑर्डिनेशन, बैलेंस एंड कंट्रोल को भी डेवलप करता है। मेमोरी, रिहर्सिंग, परफॉर्मिंग लाइन्स, मूवमेंट्स, मतलब मेमोरी कैसे होता है, कैसे बढ़ेगा, बार बार एक चीज को रिपीट करके, तो रिहर्सिंग बार बार रिपीट करना, परफॉर्मिंग लाइन्स जो लाइन्स दिए गए उस पर बार बार काम करना, मूवमेंट करना, ताकि आप मेमोरी को इंप्रूव कर सके। योर मेमोरी रिक्वायर्स एक्सरसाइज, योर मेमोरी रिक्वायर एक्सरसाइज मतलब प्रैक्टिस, जस्ट लाइक ए मसल्स, आप जैसे मसल्स को बिल्ड करने के लिए बहुत प्रैक्टिस करते हो, मेहनत करते हो, सेम। एप्रिशिएशन फॉर आर्ट्स एंड कल्चर, आर्ट एंड कल्चर के लिए एप्रिशिएट करो, जैसे ये आपके लाइफ में खुशियां लेके आए। ठीक है। सो बेसिस फॉर कंपैरिजन, देखो ये कंपैरिजन चार्ट ही हम डायरेक्ट पढ़ेंगे। आर्ट इन क्राफ्ट, क्राफ्ट इन आर्ट, जहां पे भी लिखा रहे बुक से और मत देखना, आर्ट एंड क्राफ्ट का ऐसे कंपैरिजन पूरा करके लिख देना और उसके साथ उसका इंपॉर्टेंस बता देना। मैंने आपको ड्रामा का भी इंपॉर्टेंस बता दिया, क्राफ्ट का भी इंपॉर्टेंस बता दिया है, आर्ट का भी इंपॉर्टेंस बता दिया है, तो आप पहले पढ़ चुके हो, उसको आप ऐड कर सकते हो यहाँ पे। ये 5.1 एंड 5.2 का आंसर बनेगा, बुक से देखोगे क्लमजी लगेगा। सो क्या है, पहला तो आर्ट क्या होता है और क्राफ्ट क्या होता है। देखो मीनिंग में चलते हैं। आर्ट क्या है, एन अनस्ट्रक्चर्ड एंड बाउंडलेस फॉर्म ऑफ वर्क दैट एक्सप्रेसेस इमोशंस, फीलिंग्स एंड विजन इज कॉल्ड आर्ट। देखो अनस्ट्रक्चर्ड है, इसका कोई प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं होता। बाउंडलेस फॉर्म ऑफ वर्क, बाउंडलेस है, एक पॉइंट पे वो पूरा क्या है, जोड़ा हुआ है। दैट एक्सप्रेसेस, किसके साथ जुड़ा हुआ है ना, इमोशंस, फीलिंग्स एंड विजन, देखने का नजरिया, फीलिंग्स एंड इमोशंस के साथ जुड़ा है, जिसको हम आर्ट बोलते हैं। क्राफ्ट क्या है, क्राफ्ट एक एक्टिविटी होता है, क्राफ्ट एक एक्टिविटी होता है जिसको हम अपने हाथों से कोई ऑब्जेक्ट बनाने में इस्तेमाल करते हैं, अपना हाथ और ब्रेन का ज्यादातर इस्तेमाल होता है। क्राफ्ट रेफर्स टू एन एक्टिविटी व्हिच इन्वॉल्व्स क्रिएशन ऑफ tangible ऑब्जेक्ट्स, जो कि हाथों से बनाए जा सके, विद द यूज ऑफ हैंड्स एंड ब्रेन, ब्रेन का और हैंड का इस्तेमाल करना है। ठीक है। क्राफ्ट में आर्ट क्या है, ये आर्ट का पॉइंट है, ये क्राफ्ट का पॉइंट है। आर्ट क्या है, आर्ट क्रिएटिव है, क्रिएटिव मेरिट है, आप जितना क्रिएटिव बनेंगे आर्ट उतना अच्छा होगा। क्राफ्ट क्या है, ये ना देख के भी सीख सकते हो, क्राफ्ट कोई बना रहा है, हमें इंटरेस्ट आया तो हम कर सकते हैं, तो लर्न स्किल एंड टेक्निक है। ठीक है।
सर्व देखो किसको सर्व कर रहा है, आर्ट है एस्थेटिक पर्पस के लिए, ये पहले भी हमने पढ़ा था, आर्ट को हम ज्यादातर एस्थेटिक पॉइंट ऑफ व्यू ही बनाते हैं। क्राफ्ट क्या होता है, डेकोरेटिव पर्पस के लिए, फंक्शनल काम में आ जाए और डेकोरेशंस में ज्यादातर यूज करते हैं। जैसे कि हम अपना क्राफ्ट का इस्तेमाल करते हैं गणेश पूजा, सरस्वती पूजा, या घर पे कोई फंक्शन है तो स्टार्स बनाना और डिफरेंट काइंड ऑफ डिजाइन्स बनाना, पेपर कट्स करना, फ्लावर्स बेस बनाना और डिफरेंट वेज से सजाना, तो उसको भी हम डेकोरेटिव एंड फंक्शनल पर्पस में यूज कर सकते हैं। एम्फसाइजेस, आर्ट क्या है, आइडियाज, फीलिंग्स एंड विजुअल क्वालिटीज, आइडियाज, फीलिंग्स एंड विजुअल क्वालिटीज को जोड़ते हुए चलता है। क्राफ्ट क्या है, राइट यूज ऑफ टूल्स एंड मटेरियल, राइट यूज ऑफ टूल्स एंड मटेरियल्स का ज्यादा यूज होगा, सही मात्रा में टूल्स एंड मटेरियल्स का यूज किया जाएगा, जो सही है उसी टूल्स का व्यवहार करेंगे, मटेरियल्स का व्यवहार करेंगे बनाने के लिए। क्वांटिफिकेशन, इसका कोई मात्रा है कि नहीं देखेंगे, आर्ट का कोई मात्रा है क्या, कितना अमाउंट में बनेगा, कितना अमाउंट में प्रोड्यूस करना है, नहीं पता, इट इज डिफिकल्ट। बट क्राफ्ट का इजी है क्वांटिफिकेशन, क्योंकि हमें एक या दो चाहिए होगा, 10 चाहिए होगा, हमें पता है कितने नंबर में क्राफ्ट चाहिए, तो हम उतना ही क्राफ्ट बनाएंगे। रिप्रोड्यूसिबल, क्या हम आर्ट को फिर से बार बार प्रोड्यूस कर सकते हैं, मतलब एक आर्ट बना दिया तो उससे दूसरा आर्ट बनाना, तीसरा आर्ट बनाना डिफिकल्ट होगा ना, नो, इसलिए लिखा गया। बट क्राफ्ट अगर कोई एक चीज बनाया है उसको बार बार आप चेंज करके 2-3 टाइप के बना सकते हो। इमरजेंस, इमरजेंस में क्या है पता है, ये कहाँ से आता है, आपका आर्ट ना हार्ट एंड सोल से आता है, आपके आत्मा से जो करने का इच्छा है, आपके दिल से जो करने का इच्छा है, उसको हार्ट एंड सोल बोलते हैं। बट क्राफ्ट होता है आपके माइंड वाला गेम, पूरा माइंड से आएगा। रिजल्ट क्या है देखो, नॉर्मली रिजल्ट में हम देख सकते हैं ये जो आर्ट है ये इनेट टैलेंट है, मतलब ना आपको इनबॉर्न मिला हुआ है, आपके जन्म से ही आपके पास है, ऐसे कुछ कैरेक्टर मिल सकते हैं, वो आपका टैलेंट है। बट स्किल एंड एक्सपीरियंस अगर बोला जाए, कहीं से देख के स्किल को गेन किया और एक्सपीरियंस किया है, तो वो क्राफ्ट है। अभी देखो ये चीज बार बार मैं बोली हूँ, फर्स्ट पेपर में भी पढ़ा है, फर्स्ट पेपर बोल रही हूँ, फर्स्ट यूनिट में भी पढ़ा है, डेफिनेशन ऑफ आर्ट, वी डिफाइन द टर्म आर्ट, ये तो आर्ट वर्ड से ही आया है, आर्ट का मतलब होता है एक्सप्रेशन, आर्ट इज एन एक्सप्रेशन। एंड आर्ट में क्या क्या अप्लाई करते हैं ना, एप्लीकेशन ऑफ इमेजिनेशन, यहाँ पे इमेजिनेशन जाता है, फीलिंग्स जाता है, थॉट्स जाते हैं, आइडियाज, और ह्यूमन का क्रिएटिविटी। इसके बहुत सारे फॉर्म्स हो सकते हैं, जैसे कि विजुअल फॉर्म्स, विजुअल मतलब देखना, जो चीजें सुंदर दिखे, जिसका इमोशनल कोई वैल्यू हो, दैट इज कॉल्ड आर्ट। इट इंक्लूड्स जैसे पेंटिंग, स्कल्पचर, ड्राइंग, फोटोग्राफी, आर्किटेक्चर एटसेट्रा। ये ओपन एंडेड है, ओपन एंडेड मतलब खत्म नहीं होगा, इतने टाइप्स का है। अनस्ट्रक्चर्ड है, मतलब इसको हम मतलब क्या बोल सकते हो, इसका कोई प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं है, जो भी कोई आर्ट बना लेता है, खुद से कुछ प्रोड्यूस कर लेता है, जहां पे आपका मन रहे तो वो एक आर्ट बन गया। दैट कैन नॉट बी रिप्रोड्यूसिबल, इसको बार बार रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। जस्ट लाइक मोनालिसा आर्ट, आपने सुना होगा मोनालिसा जो फेमस पेंटिंग था, मेड बाय लियोनार्डो डा विंसी, तो उन्होंने बनाया था, बट उसको हर कोई इंसान बना रहा है, बट एग्जैक्टली कॉपी नहीं कर सकता, कुछ ना कुछ अलग है। तो एक चीज है ना, आपके हाथ से एक बार बनने के बाद बार बार सेम चीज नहीं बन सकता, थोड़ा बहुत तो चेंजेस आ ही जाता है, वो 1% का क्यों ना, तो दैट इज आर्ट। ए पीस ऑफ आर्ट हैज इंटेंडेड मीनिंग दैट प्रोवोक्स पर्सन्स फीलिंग। देखो एक पीस ऑफ आर्ट है जिसमें हम क्या करते हैं, इंसान को बोलते हैं कि तुम अपना फीलिंग्स को प्रेजेंट करो, इट हैज ए लिमिटलेस एक्सप्रेशंस, इसका कोई एक्सप्रेशंस का कोई मात्रा नहीं है, बहुत सारे एक्सप्रेशंस है। एंडलेस इंटरप्रिटेशन, जितना चाहो इंटरप्रेट कर सकते हो, व्हिच डिपेंड्स ऑन द पर्सन, जो इंसान के खुद के ऊपर डिपेंड करता है। अभी डेफिनेशन ऑफ क्राफ्ट देखो, द क्राफ्ट इम्प्लाइज एन एक्टिविटी, जहां पे अपना स्किल्स एंड एक्सप्रेशंस का आप ज्यादातर इस्तेमाल करते हो, इन द क्रिएशन ऑफ हैंडमेड थिंग्स, टैंजिबल ऑब्जेक्ट, जहाँ पे आप फुल्ली उसको पर्टिकुलरली अपने पर्पस के लिए इस्तेमाल कर रहे हो या लोगों को हेल्प करने के लिए कर रहे हो, जहाँ पे आपने अपना हाथ और दिमाग का इस्तेमाल किया कोई ऑब्जेक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए, लोगों की यूटिलाइजेशन के लिए और यूटिलिटी के लिए। द पर्पस कैन बी डेकोरेटिव, ये डेकोरेशंस के लिए इस्तेमाल हो सकता है, या फंक्शनल, कोई चीज ऐसा जुगाड़ कर दो जो कि लोगों के हेल्प में आ जाए, तो उसको हम क्राफ्ट बोलेंगे। ठीक है, क्राफ्ट एक प्रोडक्ट है जो आपके माइंड से बनता है, दैट अट्रैक्ट्स पीपल, ऑब्वियस लोगों को अट्रैक्ट करता है। इट इज लर्नड एबिलिटी, आप कहीं पे बाहर जा रहे हो, घूमते हुए देख लिया कोई आर्ट, वहां से सीख लिया, आप खुद बना सकते हैं। तो इसमें रेगुलर प्रैक्टिस के थ्रू ही आप उसको सीख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है जो इसको डायरेक्टली अपने माइंड से बार बार आएगा और आप बार बार चेंज करते जाओगे, आप कहीं से सीखोगे उसके बाद। जैसे कि हो गया मेड ऑफ हैंडमेड बर्ड हाउस बनाना, मेड बनाना, वुवन बास्केट,
एम्ब्रॉयडरी ब्लैंकेट, हैंडबैग्स, कैंडल्स, ज्वेलरी, पोटरी, ग्लास वर्क, सो ऑन। अभी कुछ ना मैं डिफरेंसेस बताती हूँ आर्ट एंड क्राफ्ट का। आर्ट इज डिस्क्राइब्ड एज अनस्ट्रक्चर्ड, ऊपर भी कर लिया था यही चीज। आर्ट को हम डिस्क्राइब कर रहे हैं कि ये अनस्ट्रक्चर्ड है, ओपन एंडेड है, ठीक है। दैट एक्सप्रेसेस, जहां पे हम अपना इमोशंस, फीलिंग्स एंड विजन को दिखाते हैं, वो आर्ट है। क्राफ्ट इसका ऑपोजिट है, तो स्ट्रक्चर्ड रहेगा। यहाँ पे हम फिजिकल ऑब्जेक्ट बनाते हैं जो कि हैंड एंड ब्रेन का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट, आर्ट रिलाइज ऑन आर्टिस्टिक मेरिट, ये आर्टिस्टिक मेरिट के ऊपर डिपेंड करता है। क्राफ्ट डिपेंड करता है स्किल्स एंड टेक्निक के ऊपर जो आपने सीखा है। आर्ट इज वेल नोन फॉर सर्विंग एन एस्थेटिक पर्पस, ये एस्थेटिक और सुंदरता के लिए, सुंदरता को प्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल होता है। बट ऑन द अदर हैंड क्राफ्ट को ज्यादातर ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स और ह्यूमन की यूटिलाइजेशंस के ऊपर, यूटिलिटी के ऊपर डिपेंड किया जाता है, बनाया जाता है। आर्ट गिव्स पर्टिकुलर अटेंशन टू आइडियाज, आर्ट आपको हेल्प करता है अटेंशन देने के लिए, किसको? आइडियाज को, फीलिंग्स को, विजुअल क्वालिटीज को। कन्वर्सली क्राफ्ट गिव्स, क्राफ्ट क्या करता है ना, क्राफ्ट फोकस करता है या स्ट्रेस देता है कि सही से टूल्स का और मटेरियल्स का इस्तेमाल करो, एप्लीकेशन टेक्निक का इस्तेमाल करो। देयर इज अ फ्लो ऑफ इमोशन इन आर्ट, आर्ट में आप अपना हार्ट, सोल, इमोशंस को डाल देते हो, बट क्राफ्ट में बस अपने माइंड का जो पॉइंट ऑफ व्यू उसको ही डालते हो। क्राफ्ट कैन बी क्वांटिफाइड, कैन बी, क्राफ्ट बोल रहे हैं, आर्ट नहीं। आर्ट कैन नॉट बी क्वांटिफाइड, क्राफ्ट कैन बी क्वांटिफाइड, क्वांटिटी में बन सकता है। 7 नंबर, द डुप्लीसिटी ऑफ आर्ट फॉर्म इज नॉट पॉसिबल, किसी आर्ट फॉर्म का आप डुप्लीकेट, जैसे मोनालिसा आर्ट बोला गया, उसको पेंटिंग बोला गया वैसा, बट क्राफ्ट ना बहुत इजीली आप डुप्लीकेट बना सकते हो। आर्ट इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ एन इंडिविजुअल्स इनेट एबिलिटी, आर्ट जो है ये आपका अंदरूनी और इनबॉर्न जो एबिलिटी आपके पेरेंट्स है उसी का रिजल्ट है। बट क्राफ्ट अगर देखा जाए तो ये एबिलिटी है, लर्निंग एबिलिटी एंड एक्सपीरियंस जो हमने सीखा है। फिर अभी देखते हो, कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं। टू सम अप दिस आर्टिकल, पूरा चीज को जो पढ़ा, आप बोलोगे मैम यहाँ पे आर्टिकल वर्ड यूज कर सकते हैं? हाँ कर सकते हो। आर्टिकल का मतलब होता है कि पूरा आंसर, कभी कभी हम आंसर वर्ड बार बार ना इस्तेमाल करके आर्टिकल लिख सकते हैं। टू सम अप दिस आर्टिकल वी कैन से दैट, हम बोल सकते हैं दैट आर्ट इज समथिंग दैट एक्सप्रेसेस इमोशन, आर्ट ऐसा एक चीज है जिसमें हम अपना इमोशंस एंड इमेजिनेशन को दिखाते हैं। द क्राफ्ट हैज अ टैंजिबल फॉर्म, क्राफ्ट के पास अपना टैंजिबल फॉर्म होता है, जैसे कि कुछ चीजों को अपने हाथों से बनाना, मोल्डिंग, कार्विंग। इट इज अ क्रिएशन ऑफ गुड्स ऑफ ए यूटिलिटारियन नेचर, यूटिलिटारियन मतलब जरूरत के हिसाब से और इस्तेमाल के हिसाब से क्राफ्ट बनते हैं जो ह्यूमन पर्पस में इस्तेमाल होते हैं। आर्ट अपील्स टू द माइंड, आर्ट अपील करता है माइंड को कि तुम कनेक्ट हो जाओ इमोशनली, एंड व्हाई द क्राफ्ट ओनली अट्रैक्ट पीपल, लोगों को बस अट्रैक्ट करता है। जैसे कि आपको ऑब्जर्वेशन, क्रिटिक, जर्नल, रिव्यू, बहुत सारे वर्ड्स बोले जाएंगे जो कि आर्ट्स में हम लोग जेन्युइनली यूज करते हैं। हर एक सब्जेक्ट के लिए अलग अलग सा असेसमेंट प्रोसेस होता है, ठीक है। हर एक सब्जेक्ट के लिए अलग अलग सा असेसमेंट प्रोसेस होता है, सो याद रखना है, ठीक है। सो वंस अगेन गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू क्लास। कोर्स के अकॉर्डिंग दिस इज योर लास्ट क्लास जहाँ पे हम जनरली ओवर करने वाले हैं और उसके बाद रिवीजन क्लास होगा सेकंड सेमेस्टर के लिए, ओके। सो इवैल्यूएशन स्ट्रेटजीज, तो असेसिंग द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ आर्ट्स, इट्स अ शॉर्ट क्वेश्चन नॉट ए लॉन्ग वन। सो शॉर्ट क्वेश्चन होने के बाद भी इसका इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये हर एग्जाम्स में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस में से एक है, हर एग्जाम में। क्योंकि असेसमेंट प्रोसेस ऐसा होता है जिसके थ्रू हम डिसाइड कर पाते हैं, जज कर पाते हैं या फीडबैक दे पाते हैं। तो असेसमेंट इज वन काइंड ऑफ जजमेंटल प्रोसेस और इट इज वन काइंड ऑफ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस बाय व्हिच यू कैन जज एनीवन, आप किसी को जज कर सकते हो, ठीक है। सो द प्राइमरी पर्पस ऑफ असेसमेंट इज टू डिटरमाइन स्टूडेंट्स अचीवमेंट ऑफ द आर्ट्स एक्सपेक्टेशन। हमारा प्राइमरी पर्पस क्या है आपके असेसमेंट प्रोसेस का ना? असेसमेंट का प्राइमरी पर्पस है डिटरमाइन करना स्टूडेंट का अचीवमेंट कितना है। आर्ट, जब आप लोग आर्ट्स लेके पढ़ाई करते हो, एजुकेशन, आर्ट्स, और नॉर्मली जैसे म्यूजिक सीख रहे हो या आप डांस सीख रहे हो या डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स सीख रहे हो, तो उसका कुछ ना एक्सपेक्टेशंस होता है कि मैं कितना बेहतर कर रहा हूँ। तो उस चीज़ को जज करने के लिए हमारे पास क्या है, डिफरेंट काइंड ऑफ असेसमेंट प्रोसेस है। However, this same information can also be used to determine, यही same information again, effectiveness of programs and teaching methods to enable all students to achieve the best their abilities। मतलब इस प्रोसेस को ही हम यूज़ करते हैं ये डिटरमाइन करने के लिए कि आर्ट एजुकेशन में जितने भी मेथड्स बोले जा रहे हैं क्या हम उसका अप्लाई करके बच्चों को इफेक्टिव वे से स्टडी करवा सकते हैं, क्या हम उनका जो अचीवमेंट है, जो नीड है, उसको पूरा कर सकते हैं या नहीं, ठीक है। डायग्नोस्टिक असेसमेंट, देखो पहला ही एक वर्ड आया
इसको इतना बड़ा पैरा मत करना, कुछ कुछ चीजें हैं पॉइंट वाइज कर सकते हो, पॉइंट वाइज हो जाएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। जैसे डायग्नोस्टिक असेसमेंट, डायग्नोसिस वर्ड का मतलब क्या होता है? सपोज कहीं पे आपको प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को फाइंड आउट करना एंड सोल्यूशन देना। प्रॉब्लम्स का फाइंड आउट, प्रॉब्लम्स फाइंड आउट करना, फाइंड आउट करना एंड गिव सोल्यूशन, एंड गिव सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम, सोल्यूशन टू इट लिख देते हैं। ठीक है, तो कोई भी आपको प्रॉब्लम है कोई एक चीज़ में, आप मुझे कोई बताने आ रहे हो कि मैम ये नहीं हो रहा है, तो मैं आपको बोलती हूँ कि इस चीज़ को ऐसा करो और इस प्रॉब्लम के लिए ऐसा करोगे तो इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो दैट इज योर डायग्नोस्टिक असेसमेंट। डायग्नोसिस वर्ड पहले भी मैंने पूछा था, पढ़ाया भी है पेडागोजी पेपर में। ये वर्ड कहाँ से जुड़ा हुआ है ना, मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखो तो डॉक्टर ज़्यादा इस वर्ड को इस्तेमाल करते हैं, यूज़ करते हैं। तो पता है डायग्नोसिस हम जब यूज़ करते हैं तो बच्चों में बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, उस प्रॉब्लम्स को फाइंड आउट करने के लिए किया जाता है। तो डायग्नोस्टिक असेसमेंट अलाउज टीचर टू एंटिसिपेट द नीड्स एंड इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट इन द अर्ली प्लानिंग स्टेज while while wait while formative assessment and evaluation during the program can modify maximize students learning experience। तो हम यहाँ पे ना डिफरेंट टाइप्स ऑफ असेसमेंट के बारे में बात करें। सो ऑलरेडी असेसमेंट का भी नोट्स है आपके पास, वहाँ पे भी लिखा है असेसमेंट के बारे में। तो डायग्नोस्टिक असेसमेंट क्या करता है, बच्चों के नीड और इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग प्लानिंग करता है ताकि उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या करता है ना, फॉर्मेटिव असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन ड्यूरिंग द प्रोग्राम होता है। मतलब जब अभी प्रोग्राम चल रहा है और बीच बीच में अब मैं आपको क्वेश्चंस पूछूं, आई आस्क सम क्वेश्चन टू यू एंड यू गिव दिस आंसर बाय नोडिंग योर हेड और give quickly answer in one word or single word or in one sentence, that is a quick feedback from you. I quickly judge you just like you are listening to me or not। तो प्रॉपरली आप मुझे सुन रहे हो कि नहीं, प्रॉपरली मुझे आप एनालाइज कर रहे हो कि नहीं, मैं जो पढ़ा रही हूँ समझ पा रहे हो कि नहीं, इसको जज करने के लिए जो फटाफट ड्यूरिंग द प्रोसेस जो भी होता है उसको हम फॉर्मेटिव असेसमेंट बोलते हैं। ठीक है, जहाँ पे बच्चों के एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा मैक्सिमाइज होता है, मॉडिफाई होता है। देखो अगर कोई बच्चा गलत कर रहा है, ठीक है, जैसे कि आप लोग जो भी एज के हो, डजेंट मैटर, इफ आई एम योर टीचर दैट मीन्स इफ यू डिड एनीथिंग रॉन्ग टुवर्ड्स एनी पर्सन देन मैं आपको बोलूँगी, दैट्स माई ड्यूटी। अगर अभी ठीक नहीं किया तो बाद में नहीं होगा। ठीक है, इन टीचिंग प्रोफेशन यू हैव टू लुक फॉरवर्ड सम पर्सन्स सराउंडिंग यू, सराउंडिंग द इंस्टीट्यूट एट्सेट्रा। आप वहाँ पर डिमांड नहीं कर सकते, यू नेवर डिमांडिंग एनीथिंग फ्रॉम एनी पर्सन, यू ओनली डू योर ओन जॉब। तो आप अपना ही काम करते हो। तो ये इसमें याद रखना, अगर सपोज कभी किसी से गलती हो जाता है, जैसे कि मुझसे भी होता है, तो मैं आपको सॉरी बोल देती हूँ, बाय मिस्टेक मैंने कुछ और चीज़ पढ़ाना था पढ़ा दिया, तो आई एम सो सॉरी फॉर दैट। तो ऐसा चीज़ों को समझना के लिए जो हम एक्सपीरियंस लाना चाहते हैं या फिर जो हम बच्चों का चेक करना चाहते हैं वो होता है फॉर्मेटिव। क्योंकि जब तैयार हो रहे हैं, फॉर्म तैयार हो रहा है बच्चा, जब बच्चे का माइंड बॉडी फिजिकल थिंग्स जो भी उसका डोमेन से कंप्लीट हो रहा है, उसका डेवलपमेंट चल रहा है, तो उस समय पे जो भी हम लोग करते हैं, जो एग्जामिनेशन और इवैल्यूएशन और असेसमेंट करते हैं, उसको फॉर्मेटिव कहते हैं। सबमेटिव असेसमेंट और इवैल्यूएशन मॉनिटर स्टूडेंट्स अटेनमेंट ऑफ द एक्सपीरियंस। देखो यहाँ पे बच्चों को बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस मिल रहा है, अगर बोला गया मिल रहा है, इसे जज कर रहे हो तो फॉर्मेटिव। बच्चा कितना लर्निंग एक्सपीरियंस को ग्रैप कर चुका है, आप ले चुके हो, ये चेक करना है। ले चुके हो मतलब एक चीज पास्ट में हो चुका है, उसको हम जज करें तो वो हो जाएगा आपका सबमेटिव असेसमेंट। अगर सेंटेंस से समझना है तो बोलना, ठीक है। एक्सपीरियंस मैं गेन करते जाऊंगी एवरी डे बार बार, फॉर्मेटिव। एट द एंड हम आपको जज करेंगे कितना एक्सपीरियंस गेन किया है, वो सबमेटिव। ठीक है, जहां पे हम बच्चों का इंप्रूवमेंट चेक करते हैं फ्यूचर के लिए। All of these forms of assessment and evaluation should be viewed as continuous and essential part of teaching learning in the arts। तो आर्ट्स हो, मैथमेटिक्स हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, उसके लिए ये सारे पोर्शंस कॉमन रहते हैं जो सबके लिए सेम है। अभी एक चीज़ और बोलती हूँ, आप लोगों को मैंने थोड़ा थोड़ा करके बहुत बार बताया है, बट अभी जब ना थर्ड सेम में जाओगे, ये जो वर्ड सारे देख रहे हो, असेसमेंट, इवैल्यूएशन, ये एक एक लॉन्ग क्वेश्चन बन जाएगा। पोर्टफोलियो एक लॉन्ग क्वेश्चन, रूब्रिक्स लॉन्ग क्वेश्चन, बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे आपको एक मेथड और टेक्निक और टूल्स कैसे दूसरे टूल से अलग होते हैं जब हम किसी को एग्जामिन करते हैं, उसके बारे में बताया जाएगा। ठीक है, तो असेसमेंट टेक्निक्स में आप लिख देना
टाइप ऑफ टेक्निक्स और यहाँ से शुरू करना। नंबर 1 पोर्टफोलियो। पता है ये नेट एग्जाम में भी आ रहा है, ये सीटेट में भी आता है, ओटेट में आता है, ओस्टेट में आता है, केवी के एग्जाम में आता है। तो सोच लो ये वर्ड्स कितने इंपॉर्टेंट है ना। पोर्टफोलियो क्या करता है पता है, मैं पहले ब्रीफ बताती हूँ। पोर्टफोलियो में हम चेक करते हैं कि एक बच्चा काम को कैसे पूरा कर रहा है। सपोज आई एम गिविंग यू ए टास्क, मैंने आपको एक टास्क दिया, उस टास्क को आपने कितने अच्छे से किया और फ्रॉम द स्टार्टिंग टू एंडिंग, एंड हर एक चीज़ का डिटेल जो आपका डेवलपमेंट और प्रोग्रेस को हम लिखते हैं जिस कॉपी में, और एक मतलब जस्ट लाइक ना पिक्चराइजेशन करते हैं लास्ट पॉइंट पे, तुम यहाँ पे थे, तुम्हारा डेवलपमेंट और ज़्यादा बढ़ गया कुछ दिनों में, लास्ट डे तक तुम बहुत ज़्यादा डेवलप्ड हो चुके इस टॉपिक के अकॉर्डिंग, तो उसको बोलते हैं पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो बिजनेस का पोर्टफोलियो बनता है, म्यूजिक पोर्टफोलियो होता है, डांसिंग पोर्टफोलियो होता है, आपके एजुकेशन में पोर्टफोलियो होता है, जनगणना में पोर्टफोलियो होता है, बहुत जगह पे पोर्टफोलियो का यूज किया जाता है। सो पोर्टफोलियो आर एन एक्सीलेंट वे ऑफ बैलेंसिंग द असेसमेंट बोथ प्रोसेसेस एंड प्रोडक्ट। ये दोनों को चेक करता है, मतलब ये बैलेंस क्रिएट करता है, प्रोसेस के ऊपर भी, प्रक्रिया कौन सा इस्तेमाल कर रहे हो, प्रोडक्ट क्या उत्पादन हो रहा है। एज स्टूडेंट कैन डेमोन्स्ट्रेट देयर आइडियाज, यहाँ पे स्टूडेंट परफॉर्म करेंगे, स्टूडेंट बताएंगे उनका आइडियाज क्या है, बच्चे खुद को जज करेंगे, रिविजन करेंगे एक प्रोजेक्ट पे अगर वो लैकिंग है तो। एज दे कैन बी यूज टू स्टोर स्केचेस, बिकॉज ये आर्ट पोर्टफोलियो है, तो जैसे हम लोग होता है ना, हमारे अच्छे अच्छे आर्ट वर्क को हम एक जगह पे करके रखते हैं, तो जैसे हमारा स्केचेस, वर्किंग ड्राइंग्स, नोट्स, फाइनल आर्ट वर्क, एंड इसी को हम बोलते हैं प्रोसेस फोलियो, बिकॉज हम कहाँ पे थे और अब कहाँ पे है ये जानने के लिए जो प्रोसेस का इस्तेमाल किया जाता है उसको बोलते हैं प्रोसेस फोलियो और पोर्टफोलियो। Refer to the sample portfolio assessment review on page as a means of assessing portfolio। तो ये नहीं चाहिए, ये लाइन तो लास्ट वाला नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, नॉट सो इम्पॉर्टेंट। अब देखो स्केच बुक, बिकॉज these techniques are solely used for the art education, so we use sketchbooks और visual journals। visual journals मतलब जहाँ से आपको information मिल सकता है देख के। तो this is a great way for students to reflect on current project। तो करंट प्रोजेक्ट और करंट मतलब कलेक्ट इमेजेस फॉर द फ्यूचर वंस, मतलब अभी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके रखोगे फ्यूचर के लिए, या प्रोजेक्ट्स बना के लिखोगे, नोट्स और थॉट्स को आप लिख के रखोगे ताकि आप भूल ना जाओ। तो याद रखना ये जो होता है ना सोली स्टूडेंट सेंटर्ड है, जहाँ पे बच्चे को हम डिटेली बोलते हैं कि तुम यहाँ से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके रखो और उसी को बार बार प्रैक्टिस करो, जैसे ड्राइंग, पेंटिंग, फोटोग्राफी सब प्रैक्टिस करो, अपना आइडिया ड्रॉ करो और उसको हम एक जगह पे रखते हैं। ठीक है, फिर आता है स्टूडेंट डेमोन्स्ट्रेशन। स्टूडेंट डेमोन्स्ट्रेशन क्या है ना, स्टूडेंट डेमोन्स्ट्रेशन होता है स्टूडेंट एक्विजिशन और एप्लीकेशन ऑफ स्किल। देखो जब तक मैं नहीं सीखूं तब तक मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट नहीं कर सकती। डेमोन्स्ट्रेट का मतलब होता है किसी चीज को दिखा के समझाना, ठीक है। तो जब तक मेरे पास वो स्किल नहीं होगा, मेरे पास वो नॉलेज नहीं होगा, तो क्या मैं आपको वो शो करके पढ़ा सकती हूँ, दिखा सकती हूँ? नहीं। सो स्टूडेंट्स एक्विजिशन और एप्लीकेशन स्किल, जो मैंने सीखा और जो मैंने स्किल का अप्लाई किया, टेक्निक्स का अप्लाई किया एक प्रोजेक्ट में, एक वर्क में, उसको डेमोन्स्ट्रेट करके बताना। ठीक है, जैसे इसके लिए और क्या यूज कर सकते हो, हम चेकलिस्ट का यूज कर सकते हैं या एनेक्डोटल रिकॉर्ड यूज कर सकते हैं। अब बोलोगे मैम ये दोनों क्या है? चेकलिस्ट मतलब होता है जैसे ना मार्केट गए हो और जैसे मम्मी ने बोला आज 20 सब्जियां लानी है, तो हम बोलते हैं आलू ले लिया, धनिया ले लिया, गाजर ले लिया, टिक 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 करते चल रहे हो, तो दैट इज अ चेकलिस्ट। तो जो भी हमारा नेसेसरी इंफॉर्मेशन होता है अगर उसको हम लिखते हैं और वो फुलफिल हुआ कि नहीं चेक करते हैं तो उसको हम चेकलिस्ट बोलते हैं। एनेक्डोटल रिकॉर्ड इज वन काइंड ऑफ रिकॉर्ड जहाँ पे हम इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं बस। नंबर 4 पे चलो, इंटीग्रेटेड परफॉर्मेंसेस। इंटीग्रेटेड परफॉर्मेंसेस क्या है ना, दिस फॉर्म ऑफ असेसमेंट कंबाइंस न्यू लर्निंग ऑन ए टॉपिक। इंटीग्रेटेड बोल रहा है ना, जैसे मेरे पास पहले से कुछ इंफॉर्मेशन था, उसके यूज से मैंने न्यू लर्निंग किया, नया टॉपिक सीखा, और नए टॉपिक में क्या अंदर में छुपा हुआ है उसको नए तरीके से एक्सपीरियंस किया, नए स्टिमुलस के साथ, साइमल्टेनियस एक्सपीरियंस के साथ। सपोज मैं ऑलरेडी टीचर हूँ बट मैं उसके साथ स्टूडेंट भी हूँ, तो मैंने साइमल्टेनियसली दो काम कर रही हूँ। ठीक है, सो ये चीज को हम इंटीग्रेटेड बोलते हैं। जब आप कोई एक चीज परफॉर्म कर रहे हो ऑलरेडी, उसके साथ आप दूसरे चीजों को नए तरीके से सीख रहे हो, तो उसको हम इंटीग्रेटेड परफॉर्मेंस बोलते हैं। परफॉर्मेंसेस शो करता है और एनकरेज करता है आपकी क्रिएटिव थिंकिंग को। ऑब्वियस, ड्राइंग है, स्केचेस है, कुछ लिख के दिखाना है, तो उसमें तो आपका थिंकिंग प्रोसेस आगे बढ़ता है, ओपन एंडेड रेस्पॉन्स मिलते हैं।
आप नए नए लर्निंग मटेरियल के थ्रू आगे जाते हो। इनोवेटिव आइडियाज, सिमुलेशंस, प्ले, रिटन असाइनमेंट ऑन प्रोजेक्ट, ये सारा इंटीग्रेटेड परफॉर्मेंस में आता है। सिमुलेशन पढ़ा दिया था पहले। सिमुलेशन आपका क्या है ना, सिमुलेशन होता है वन काइंड ऑफ रोल प्लेइंग, जहाँ पे ये कंसेप्ट स्टार्ट हुआ था एनिमल बिहेवियर से, जहाँ पे एक एनिमल, मदर एनिमल उसके बच्चे को वो सिखा रहा है कि कैसे हंटिंग करना है, कैसे खाना खाना है, कैसे हाइड करना है, ये सिखा रहा है। तो दैट इज कॉल्ड सिमुलेशन, कि बच्चे को स्किल सिखा रहा है, लाइफ स्किल, जिससे वो आगे बढ़ के अच्छे से अकेले भी चल सके। सेम हम भी अपने पेरेंट्स के थ्रू कुछ सीखते हैं और पेरेंट्स से सीखते हैं, तो उसको हम बोलेंगे अपना सिमुलेशन। बट अगर खेल कूद के माध्यम से भी कुछ सीखते हो तो वो हो गया प्ले। इनोवेटिव रिटन असाइनमेंट, अच्छे तरीके से नए नए आइडिया को लेके लिखना, एटसेट्रा। तो क्राइटेरिया फॉर असेसमेंट मस्ट बी क्लियरली आइडेंटिफाइड, जो भी क्राइटेरिया है जिसके माध्यम से हम क्लियरली आइडेंटिफाइड कर सकते हो वो इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, टेस्ट। ये वाइडली वेराइटी ऑफ टेस्ट, मतलब बहुत वेराइटी ऑफ टेस्ट का इस्तेमाल किया जाता है बच्चों को एसेस करने के लिए। लर्निंग द विजुअल आर्ट्स, बहुत सारे विजुअल आर्ट्स को भी यूज़ करते हैं हम लोग देख के टेस्ट करने के लिए। अभी बच्चा कितना याद रखा है नहीं रखा है, तो उसके लिए हम लोग चेक करते हैं थ्रू टेस्ट करके। तो बच्चे का जैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी जानना हो, मेटाकॉग्निटिव स्किल मतलब उसके दिमाग से कितना नॉलेज है या ज्ञान और कितना याद रखा है, उसको जानने के लिए पेपर एंड पेन के थ्रू एक टेस्ट होता है, उसको टेस्ट बोलते हैं। तो टेस्ट में हम हिस्ट्रिकल नॉलेज, कुछ इमेजिनेशन, गेम बेस्ड हो सकता है। तो हम इसमें देखते हैं कि बच्चा कैसे कितना सॉल्व कर पा रहा है, बच्चा कितना काम कर पा रहा है, कितना प्रोड्यूस कर पा रहा है। तो आर्ट वर्क, बिंगो, सॉल्व एंड आर्ट मिस्ट्री, आर्ट ऑप्शंस एटसेट्रा इसके ही पार्ट है। टेस्ट है, आप मत सोच लो कि टेस्ट मतलब आपको कोई ड्रॉ करने दे देगा, आपको बना के दिखा देना, नहीं। कभी कभी गेम्स को भी हम एग्जाम मान सकते हैं, जैसे आर्ट गैलरी में खुद का ड्राइंग आना, पेंटिंग आना, ये एक चैलेंज है उनके लिए टेस्ट है आर्टिस्ट के लिए। राइटिंग्स में देखो जैसे और क्या क्या है, लाइक टेस्ट, रिटन फॉर्म में असेसमेंट हो सकता है कि ट्रेडिशनल मैनर पे किया कि नहीं, इमेजिनेशन फॉर्म में किया है, कैसा किया है, नहीं किया है। मतलब हम बोल सकते हैं एक चीज़ को, जैसे ऐसे को हम लिख के दिखाते हैं, यहाँ पे लिख के ना दिखा के उसी चीज़ को ड्रॉ करके बताना पड़ता है और चैलेंज करना पड़ता है कि ये सारे पॉइंट्स मैंने इसमें किए हैं, तो ये चैलेंजिंग पॉइंट है। हैव देम विथ पोएम, कभी कभी क्या होता है ना, ये सबको प्रेजेंट करने के लिए पोएम और स्टोरी ये भी बताना पड़ता है, उसी आर्ट वर्क के स्टाइल में ये सब भी रहता है। सो एग्जीबिशन नाइबरहुड में अगर हो तो ऐसा अगर देखो तो समझ जाना। फिर देखो, एट मिनिमम प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर स्टूडेंट, ये प्रोवाइड करता है सबको, लिटरली डेमोन्स्ट्रेशन देता है और सबको इक्वली अपॉर्चुनिटी देता है डेवलपमेंट के लिए। फिर नेक्स्ट देखो यहाँ पे आ जाना, ग्रुप डिस्कशन। आप बोलोगे मैम ये जो ग्रुप डिस्कशन हम लोग पढ़ते हैं वही है क्या? हाँ वही है, बट यहाँ पे ग्रुप डिस्कशन बस आर्ट का नॉलेज लेने के लिए होता है। तो आर्ट का नॉलेज लेने के लिए, जर्नल एंट्री के लिए, अपॉर्चुनिटी के लिए, ये सब अगर करना है तो ग्रुप डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रुप डिस्कशन में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होता है, क्राइटेरिया। तो क्राइटेरिया इंक्लूड करता है कि कौन सा पेंटिंग, सपोज यहाँ पे 10 बच्चे पेंटर हैं या ड्राइंग आर्टिस्ट हैं, तो उनमें से 2-3 बच्चे बहुत अच्छे करते हैं, उसके बाद धीरे धीरे से अलग हो रहा है, और वो चीज़ आप जो पेंटिंग ड्रॉ किए हो इतना भी खराब नहीं था, आप वहाँ पे क्या कर रहे हो कि अपने वर्क के थ्रू डिस्कस करना चाहते हो कि इन पॉइंट्स पे डिस्कस करो ताकि ये और ब्रॉड हो जाए। तो इंटरेक्शन को बढ़ाने के लिए आपके अंदर क्या प्रॉब्लम्स है वो निकाले जाते हैं। कंबाइनिंग दिस, इसके साथ जैसे हो गया बहुत सारे टेक्निक का यूज़ करना, फिर आपका जर्नल एंट्री, अलाउ एन अपॉर्चुनिटी टू एसेस दोज नॉट वर्बली ओरिएंटेड। फिर आता है आपका जो हम मुंह से बोल के नहीं कर सकते, वो चीज़ वहाँ पे क्या आ जाता है। क्रिटिक, क्रिटिक्स कैन बी डन बाय द स्टूडेंट, बोलते हैं ना क्रिटिक बना है, तो अपने काम के लिए अपना क्रिटिक आप कर सकते हो, क्रिटिसाइज करना या क्रिटिक बनना कि क्यों ऐसा कर रहे हो, क्या नहीं, ऐसा वैसा सब कुछ बताना, अगर नहीं होगा तो क्या होगा, ठीक है। सो ऑलवेज याद रखो ये जो पॉइंट है ओरल, पब्लिक एंड प्राइवेट हो सकता है। दे कैन बी कंडक्टेड मिड प्रोजेक्ट, ये बहुत ही रिसेंट केसेस में आएगा, मिड प्रोजेक्ट और एट द एंड में चेक किया जाता है। एंड पॉजिटिव टोन के साथ हम लोग ये करते हैं, बहुत ही वेल मतलब एफिशिएंट बन के, और जिसके थ्रू इम्प्रूवमेंट मिल सके, अपॉर्चुनिटीज मिल सके, ठीक है। फिर देखो सेल्फ असेसमेंट, सेल्फ असेसमेंट तो समझ रहे हो कि खुद को जज करना। गिवन द सब्जेक्टिव नेचर, अगर सब्जेक्टिव नेचर ऑफ आर्ट वर्क दे दो बच्चों को, तो बच्चे अपॉर्चुनिटी लेके बहुत सारा चीज़ खुद से भी डेवलप कर सकते हैं, ठीक है।
प्रोजेक्ट के थ्रू हम लोगों का पर्सनल गोल को चेक करते हैं। तो यहाँ पे जो सेल्फ असेसमेंट मतलब जो मदर है या फिर जो पर्सन है वो खुद का ही इमेज क्रिएट कर रहा है, तो दैट्स वाई वो खुद को जज कर सकती है। इसमें चेकलिस्ट, रिफ्लेक्शन, रिटर्न रिफ्लेक्शन, इंटरेक्शन विथ अदर स्टूडेंट, ये भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट, कॉन्फ्रेंसेस और इंटरव्यूज, दिस कैन बी कंडक्टेड बिटवीन स्टूडेंट एंड टीचर। कॉन्फ्रेंस बोला गया, नहीं तो इंटरव्यू बोला गया, तो ऑब्वियस यहाँ पे टीचर एंड स्टूडेंट दोनों होंगे, जो मे बी एक्सपांडेड टू इंक्लूड पीयर्स। कभी कभी ये और बड़ा इंटरव्यू हो जाता है जहाँ पे पेरेंट्स और पीयर्स मतलब सेम एज ग्रुप वाले जो भी दोस्त हैं वो भी अवेलेबल होते हैं। स्टूडेंट शुड बी एनकरेज टू वर्बलाइज देयर एक्सपीरियंस। स्टूडेंट को अलाउ किया जाता है कि वो जो भी सीखे उसको वर्बली बोल के दिखाए। और नंबर्स ऑफ वर्क इन ए पोर्टफोलियो, ठीक है। फिर देखो लास्ट, एग्जीबिशन और डिस्प्लेस। एग्जीबिशन डिस्प्ले आप जानते हो, कोई भी एक रूम में डिस्प्ले करना अपने गिफ्ट्स को, अपने प्राइजेस को, प्लस अपने लिखावट को और पेंटिंग को, ऐसा हम कर सकते हैं एग्जिबिट। तो वाइल दीज आर द ट्रेडिशनल वेज ऑफ शेयरिंग स्टूडेंट्स, जब हमने ट्रेडिशनल फॉर्म में शेयरिंग करना शुरू किया तो अचीवमेंट्स विद अदर्स देखा। दे आर नॉट ऑलवेज द बेस्ट, ऑलवेज वो अच्छे होंगे बेस्ट होंगे कोई मतलब नहीं। फिर इफ एग्जीबिशन आर डिजायर्ड, अगर मन मुताबिक हो गया स्टूडेंट, पेरेंट्स, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन, तो ट्राई टू इंक्लूड, क्या इंक्लूड करना है, और अरेंज ऑफ स्टूडेंट्स वर्क इन एवरी डे और एवरी डिस्प्ले। सो ये होगा कि अगर आप चाहते हो कि आपका बच्चा बहुत डेवलप कर रहा है ये देखने के लिए, तो ट्राई करो कि बच्चे का जो भी पेंटिंग है वो डिस्प्ले बोर्ड में दिखे, ठीक है। इट इन्वॉल्व स्टूडेंट हुज वर्किंग इज नॉट डिस्प्लेड इन द इन अदर कैपेसिटीज। देखो हम यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं कि अगर कोई काम होता है, सपोज बच्चे को गाइड करना है और बच्चा वहाँ पे नहीं कर पा रहा है, वो सक्षम नहीं है, तो वो चीज़ वहाँ पे चला जाएगा, ठीक है। तो एग्जीबिशन और डिस्प्ले में हम चाहते हैं कि अपने बच्चे के आर्ट वर्क को डिस्प्ले किया जाए, ठीक है।